पिछले एपिसोड में हमने देखा कि क्लाइन ने उस मिस्टीरियस गोल्डन लिक्विड का ओरिजिन डिवाइन करने की कोशिश की, लेकिन ये डिविनेशन उस पर उल्टा पड़ गया और उसने गलती से सीधा एक गॉड यानी इटर्नल ब्लेजिंग सन को ही देख लिया। इस जबरदस्त पावर के झटके से ग्रेप हॉग के ऊपर का उसका सेफ स्पेस तक टूटने लगा और क्लाइन मरते मरते बचा। मगर इस जानलेवा गलती का उसे एक अनएक्सपेक्टेड इनाम मिला। उसे न सिर्फ गॉड लेवल के सीक्रेट्स पता चले, बल्कि ढेर सारी कीमती पोशन फॉर्मूलाज भी हाथ लग गईं। थके हारे क्लाइन ने स्पिरिचुअलिटी की सील्ड दीवार को हटा दिया, जिससे ठंडी हवा उसके चेहरे पर आने लगी। हवा अपने साथ घास और पेड़ों की जो महक लाई, उसने उससे रिवाइटलाइज्ड कर दिया। उसने अपने हाथों से उस गरम और क्लासिक सील्ड आर्टिफैक्ट 30782 को सह लाया और मन ही में एक गहरी सांस ली। किसने सोचा था कि इस एम्ब्लेम में भगवान के खून की एक बूंद होगी। मुझे मानना ही होगा कि चर्च ऑफ द इटर्नल ब्लेजिंग सन के एक्सपर्ट्स ने गेचमिश इस आइटम को ढूंढने की कोशिश जरूर की होगी, पर उन्हें यह मिला नहीं। क्लाइन ने अपनी गर्दन स्ट्रेच की। उसने और कुछ ट्राई करने की हिम्मत नहीं की और म्यूटेटेड सन सेक्रेड एम्ब्लेम को अपने ट्रेंड्स अंदर वाली पॉकेट में रख लिया। उसका हाथ एक चेन के सहारे गया और उसने चांदी की वाली पॉकेट वॉच बाहर निकाली। यह उस नियर डेथ एक्सपीरियंस का साइड इफेक्ट है। क्लाइन के पास कोई और आइडिया नहीं था। वो बस एक छोटी सी छुपी हुई पॉकेट से एक मेटल की बोतल निकाल सका। उसने बोल का ढक्कन खोला और उसे अपनी नाक के पास ले गया। पुदीना और डिसइंफेक्टेंट की मिलीजुली एक तीखी महक तेजी से उसकी नाक में घुस गई, जिससे क्लाइन के रोंगटे खड़े हो गए। उसके सेंसेस एकदम से जोल्ट हो गए, जिससे वो कुछ देर के लिए अपनी थकान भूल गया। उसने यह फॉर्मूला कॉर्प्स कलेक्टर फ्राई से सीखा था। इसका नाम क्वेलाक्साइल था और यह इंसान को सड़ती हुई लाशों की बदबू को इग्नोर करने में मदद करता था, साथ ही दिमाग को फ्रेश और क्लियर भी रखता था। अगला 1 घंटा बहुत ही अजाब जैसा था। क्लाइन बीच बीच में इधर उधर टहलता रहा और जंगल के मच्छरों ने उसे कई बार काटा। आखिरकार उसने काले बाल और नीली आंखों वाले फ्राई को टाउन से बाहर आते देखा। फ्राई ने एक ट्रेंच कोट पहना हुआ था और हाथ में एक छड़ी पकड़ी हुई थी। भले ही फ्राई अभी भी एक चलती फिरती लाश जैसा दिख रहा था, क्लाइन को ऐसा लगा जैसे वो अपने मसीहा को देख रहा हो। उसने अपने मुंह पर हाथ रखा और एक उबासी ली, जिससे उसकी आंखों में पानी आ गया। वो उसके पास गया और अपनी पॉकेट से सील्ड आर्टिफैक्ट 30782 निकाला। क्या हुआ? फ्राई ने अपने पार्टनर के पीले चेहरे को देखते हुए पूछा। क्लाइन ने आहें भरते हुए कहा, मैंने पिछली रात ही चाइनीज गेट पर अपनी शिफ्ट की थी और सुबह ठीक से सो नहीं पाया, इसलिए बहुत थक गया हूँ। उसने इससे ज्यादा कुछ नहीं बताया और टॉपिक बदल दिया। क्या मैं अपनी अगली शिफ्ट के लिए अब से 4 घंटे बाद आऊं? 7 घंटे। कैप्टन को रात में नींद की जरूरत नहीं होती। फ्राई ने म्यूटेटेड सन सेक्रेड एम्ब्लेम ले लिया। शुक्र है किसी को रात में जागना पसंद है। क्लाइन ने मन ही मन कैप्टन का मजाक उड़ाया। उसने फ्राई को गुड बाय कहा और टाउन की तरफ चल पड़ा। इन सराय वापस जाते हो उसने अपनी पॉकेट वॉच फिर से निकाली और टाइम चेक किया। हम जो टाइम तय हुआ था उससे 10 मिनट पहले। कितने अच्छे इंसान हैं। क्लाइन हंसा और तेजी से चलने लगा। वो इनमें वापस लौटा और आधा खुला दरवाजा खोलकर अंदर गया। बॉस ने उसे दूसरी मंजिल पर जाते हुए देखा, जिसके बाद वो में घुस गया। दरवाजा लॉक करने के बाद उसने अपना कोट और जूते उतारे। उसने हाथ मुंह भी नहीं धोया, बल्कि सीधा बेड पर गिर पड़ा। कुछ ही सेकंड्स में उसकी सांसें भारी हो गईं, फिर लंबी और शांत। अपने सपनों में क्लाइन वापस अर्थ पर लौट गया था, जहां वो एक गेम खेल रहा था जिसे उसने अभी तक पूरा नहीं किया था। उसके लेफ्ट में एक कप सोडा और स्पाइसी चिकविंग्स की प्लेट रखी थी। उसके राइट में एक बोल चावल और कड़वे बांस के गोश्त का सूप था। उसे कड़वे बांस पसंद नहीं थे, पर गोश्त के टुकड़ों के साथ सूप में उसे अच्छे लगते थे। रिफ्रेशिंग टेस्ट और गोश्त थोड़ा सा फैट बहुत टेम्पटिंग था। चावल के साथ परफेक्ट कॉम्बिनेशन। अगर इसके साथ कोई अच्छी सी सॉस डिप मिल जाती तो वो एक एक्स्ट्रा बोल चावल खा सकता था। जैसे ही क्लाइन अपना सफर एंजॉय करने और गेम खेलना जारी रखने वाला था, उसका सपना फिर बदल गया और उसके सामने 2 डैफोडिल स्ट्रीट का अंदरूनी लेआउट आ गया। क्लाइन अचानक अलर्ट होया। उसे एहसास हो गया कि वो सपना देख रहा है। उसने खुद को डाइनिंग टेबल के साइड में बैठे देखा। हाथ में टिंगेन डेली ट्रिब्यून की एक कॉपी थी। उसके सामने टोमेटो ऑक्सटेल स्यू, पैन फ्राइड लैम्ब चॉप्स, मैश्ड पोटोज और व्हीट ब्रेड का एक बोल था। उसने अनजाने में दरवाजे की तरफ देखा और अचानक उसकी नजर लिंग रूम की खिड़की के बाहर खड़ी एक शख्सियत पर पड़ी, जो चुपचाप घर के अंदर झांक रही थी। क्लाइन शॉक हो गया। उसने तुरंत ग्रे आंखों वाले डन को पहचान लिया। उसका आधा चेहरा खिड़की से चिपका हुआ था और वो चुपचाप अंदर के लोगों को देख रहा था। कैप्टन, क्या आप सपनों में ऐसे डराना बंद नहीं कर सकते? क्या ये आपका एक नाइटमेयर की तरह एक्ट करने का तरीका है? क्लाइन ने गुस्से में मजाक सूझते हुए सोचा। उसने एक चम्मच भर स्ट्यू उठाया और अपने मुंह में डाल लिया। और यह मेरी कुकिंग है, उसने मन ही मन आहें भरीं। वो समझ गया कि वो अपने सपने में अचानक अलर्ट क्यों हो गया और अर्थ वाला सीन क्यों गायब हो गया। जब कोई इसके सपनों में घुसेगा तो वो नेचुरली अलर्ट हो ही जाएगा। इसी वक्त डन ओरियल विंडो के पास से हटा और सीधा घर के अंदर आ गया। अपने काले ट्रेंच कोट में वो चुपचाप क्लाइन के सामने आ खड़ा हुआ। उसने अपनी हैट उतारी और सर झुकाकर बैठ गया। उसने कोई फॉर्मेलिटी नहीं की, कटलरी उठाई और तेजी से टेबल पर रखे स्ट्यू, लैम्प्स और व्हीट ब्रेड को साफ कर दिया। क्लाइन हक्का बक्का देखता रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैप्टन कर क्या रहा है। डन ने संतुष्टि से सांस छोड़ी और क्लाइन को थम्स अप दिया।
फिर उसने अपना पाइप और एक माचिस की तीली निकाली और एक नशीला कश लिया। उसने धुएं का एक बादल छोड़ा और खड़ा हो गया। फिर उसने अपनी हैट पहनी, झुककर सलाम किया और घर और सपने से चला गया। क्लाइन कैप्टन की पीठ को देखता रहा और काफी देर तक खुद को संभाल नहीं पाया। उसने नीचे खाली प्लेट्स को देखा और इंस्टिंक्टली वही खाना कॉन्जर करना चाहा जो अभी वहां था, पर इस बार ऑक्सटेल स्ट्यू, लैम्प चॉप्स, मैश्ड पोटैटोज उसके सपने में नहीं आए, पूरा खा गए। एक नाइटमेयर ऐसा कर सकता है। क्लाइन ने अपने होंठ सिकोड़े और फ्रस्ट्रेशन में सोचा, तो कैप्टन का मकसद मुझे सपने में सफर करने से रोकना था। यह सच में एक बुरमेयर की तरह एक्ट करने का यह तरीका काफी क्रिएटिव है। वो हंसा और अपने सपने से बाहर आ गया और दोबारा गहरी नींद में सो गया। अगली सुबह करीब 5:30 बजे क्लाइन, जिसके पास जल्दी उठने के अलावा कोई चारा नहीं था, उसने अपनी पी और टोस्ट और बेकन खाया। वो डन से टेकओवर करने के लिए जल्दी से टाउन से बाहर निकल गया। सुबह 7 बजे उन्होंने टिंगेन वापस जाने के लिए तैयारी की। अभी 10 भी नहीं बजे थे जब वो 36 आउटलैंड स्ट्रीट पहुंचे। डन जोन सब में सबसे ज्यादा एनर्जाइज्ड था। उसने सील्ड आर्टिफैक्ट 30782 को चाइनीज गेट के पीछे वापस रखा और उसके बाद टाइपराइटर के पीछे बैठ गया। उसने इस बात फायदा उठाया कि क्लर्क्स अभी तक नहीं आए थे, ताकि वो मिशन पर एक रिपोर्ट लिख सके और उससे जुड़े खर्चों का क्लेम कर सके। क्लाइंट साइड से देखता रहा, इस बात से संतुष्ट कि जो चीजें उसने खर्च की थी वो लिस्ट में, यहाँ तक कि कीड़ों और मच्छरों को भगाने के लिए यूज किया गया मटेरियल भी। वो तुरंत घर नहीं लौटा क्योंकि उसने असाइलम के डॉक्टर डेक्स्टर से एक कोडेड लेटर के जरिए दोपहर 1 बजे एक तय की हुई जगह पर मिलने का अरेंजमेंट किया था। फिर 3 बजे टैरो गैदरिंग भी है। एक सीक्रेट सोसाइटी के बॉस की लाइफ इतनी थका देने वाली क्यों होती है? क्लाइन ने मन ही मन सोचा। उसने अपनी नींद पूरी करने के लिए नाइटहॉक्स के ब्रेक रूम में 2 घंटे की झपकी ली। वो पिछले दिन मिली इन्फॉर्मेशन को भूला नहीं था। उसे चिंता नहीं थी कि वो भूल जाएगा, क्योंकि डिविनेशन का यूज करके इन्फॉर्मेशन को रिकॉल किया जा सकता था। उसे डर था कि वो इस इन्फॉर्मेशन के अस्तित्व को ही नजरअंदाज कर देगा और शायद उसे डिवाइन करने की क्षमता भी खो देगा। इसलिए उसने सोने से पहले एक बार फिर सारी इन्फॉर्मेशन को याद किया कि वो पक्की हो जाए। यही वजह थी कि क्लाइन हर हफ्ते रिव्यू करने और अपनी सारी जानकारी को रीऑर्गेनाइज करने पर जोर देता था। लंच के बाद उसने अपनी पॉकेट वॉच देखी और ब्लैकथॉर्न सिक्योरिटी कंपनी से निकलकर 3 आउटलैंड स्ट्रीट पर शूटिंग क्लब के लिए चल पड़ा। दरवाजा धकेल कर क्लाइन रिसेप्शन एरिया में घुसा, लेकिन वो सीधा नाइटहॉक्स के शूटिंग रेंज की तरफ नहीं गया। इसके बजाय वो हॉल में एक सीट ढूंढ कर बैठ गया और हाथ में अपनी काली छड़ी लिए सब्र से इंतजार करने लगा। उसने डेक्स्टर से आउटलैंड स्ट्रीट शूटिंग क्लब में मिलने का प्लान बनाया था। उसने यह अरेंजमेंट हैंडरिटन लेटर्स के जरिए किया था। जब भी क्लाइन को उससे मिलना होता, वो डॉक्टर डेक्स्टर गुडेरियन को एक पेशेंट के फैमिली मेंबर के नाम से लिखता और डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर नाम की एक अनोखी बीमारी के बारे में पूछता। अपने लेटर में क्लाइन अलग अलग तरीकों से स्पेक्टेटर टर्म का जिक्र करता, साथ ही अपनी पहचान ऑथेंटिकेट करने के लिए इंक का एक हिडन मार्क बनाता। लेटर में आमतौर पर मिलने का टाइम भी मेंशन होता। जहां तक मिलने की जगह की बात है, यह उन्होंने पहली बार मिलने पर ही तय कर ली थी। अगर क्लाइन को लगता कि जगह बदलने की जरूरत है, तो वो पर्सनली मिलने पर इसका जिक्र कर देता। जब डेक्स्टर गुडेरियन को अर्जेंट मामलों के लिए मिलना होता, तो वो हाउंड पब या शूटिंग क्लब में एक लेटर भेज सकता था। रेसिपिएंट मिस्टर हॉर्नेसिस के नाम से मार्क होता, जिसे क्लाइंट शेड्यूल्ड टाइम पर ले लेता। अर्जेंट सिचुएशंस में वो लेटर सीधा हाउंड पब के बॉस राइट को दे सकता था और अपने सर्च फॉर मर्सिनरीज का जिक्र कर सकता था। इस तरह राइट, जो नाइटहॉक्स का एसोसिएट था, तुरंत लेटर ब्लैकथॉर्न सिक्योरिटी कंपनी को पहुंचा देता। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद क्लाइन रिफाइंड डेक्स्टर को शूटिंग क्लब में आते देखा। 1 बजकर कुछ मिनट हो रहे थे। उसने एक काली हैट और एक फिटेड टक्सीडो पहना हुआ था। उसके हाथ में चांदी जड़ी एक छड़ी थी और चेहरे पर गोल्ड फ्रेम चश्मा था। डेक्स्टर ने क्लब में बिना किसी का ध्यान खींचे घूमकर देखा और क्लाइन को देखा, जिसने हल्का सा सर हिलाया। फिर उसने अपनी नजर हटा ली और काउंटर पर गया और एक्सपर्टली एक शूटिंग रेंज और गन रेंट पर लेने के लिए अप्लाई किया। यह उसकी पहली विजिट नहीं थी। स्मॉल शूटिंग रेंज 7, 1 घंटे 3 सोली। रिवॉल्वर रेंट करने का फी 1 घंटे का 1 सोली 7 पेंस है और इसमें 6 गोलियां हैं। रिसेप्शनिस्ट ने रिक्वेस्ट जल्दी से सेटल कर दी। जब डेक्स्टर ने कंफर्म किया कि वो चीजें 1 घंटे के लिए रेंट कर रहा है और 10 सोली की फी पे कर दी, तो उसने रिवॉल्वर और एक्स्ट्रा गोलियां ली और फैसिलिटेटर उसे रिस्पेक्टिव शूटिंग रेंज में ले गया। क्लाइन ने 5 मिनट और इंतजार किया, फिर धीरे से उठा। उसने अपनी छड़ी पकड़ो, स्मॉल शूटिंग रेंज 7 की तरफ जाकर दरवाजे पर नॉक किया। दरवाजा एक हल्की सी दरार के साथ खुला। डेक्स्टर ने पहले सावधानी से इधर उधर देखा, फिर दरवाजा पूरा खोल दिया। क्लाइन तुरंत अंदर घुसा और दरवाजा लॉक कर दिया। गुड आफ्टरनून मिस्टर डेक्स्टर, उसने 10 सोली का नोट निकालते हुए कहा। उसने नोट डेक्स्टर को दे दिया। हम अपने एसोसिएट्स पर कोई एक्स्ट्रा फी नहीं आने देंगे, क्योंकि मैं इसका कंपेंसेशन क्लेम कर सकता हूं। उसने मन ही मन जोड़ा। डेक्स्टर ने मना नहीं किया। उसने कैश लिया और भारी आवाज में पूछा, मिस्टर मोरेटी, आपने मुझे मिलने के लिए क्यों बुलाया? जाहिर है क्लाइन शुरू में ही टेलीपैथिस्ट फॉर्मूला की बात नहीं कर सकता था, लेकिन उसने अपना इरादा छुपाया भी नहीं। आखिरकार उसके सामने वाला आदमी एक स्पेक्टेटर था।
उसे इतनी आसानी से कौन नहीं किया जा सकता था। क्या हुड यूजीन हाल ही में अजीब बिहेव कर रहा है? उसने पहले डेक्स्टर गुडेरियन से उस पेशेंट के बारे में पूछा जो असाइलम में था और साइकोलॉजी एल्केमिस्ट का मेंबर था। डेक्स्टर ने क्लाइन की आंखें, एक्सप्रेशन और जेस्चर्स को एग्जामिन किया। उसने सोचा और कहा, नहीं, वो नॉर्मल एक्ट कर रहा है। सच कहूं तो मुझे लगता है कि अगर वो सच में असाइलम छोड़ना चाहता तो वो तुरंत बहुत हेल्दी और बहुत नॉर्मल बिहेव कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया है और वो अभी भी असाइलम में ही है। ऐसा लगता है कि वो हर पेशेंट का इलाज कर रहा है। हाँ, जो पेशेंट्स कैओटिक, वायलेंट या अबनॉर्मल थॉट्स दिखाते हैं वो बेहतर होते दिख रहे हैं। शायद हुड यूजिन इस मेथड से अपनी बियॉर्डर पावर्स को ट्रेन करने की कोशिश कर रहा है। साइकियाट्रिस्ट सीक्वेंस 7 जो स्पेक्टेटर के कॉरेस्पॉन्डिंग है, शायद उससे भी हायर। चूंकि हुड यूजिन असाइलम में डॉक्टर नहीं है बल्कि एक पेशेंट के तौर पर आया है, इसका मतलब है कि उसने अभी तक एक्टिंग मेथड को ठीक से समझा नहीं है। शायद डेक्स्टर का अंदाजा सही है, वो शायद अपनी बियॉन्डर स्किल्स को ट्रेन कर रहा है और ऐसा करना एक्टिंग मेथड जैसा ही है। एक हद तक यह पोषण के नेगेटिव असर को धीमा कर सकता है। इसलिए हुड यूजीन ने असाइलम को ही अपना घर मान लिया है। क्लाइन ने खुलेआम दिखाया कि वो हुड यूजीन के मामले को लेकर गहरी सोच में है, क्योंकि इससे डेक्स्टर गुडेरियन को लगेगा कि वो बहुत कुछ जानता और समझता है, जिससे वो अनफेदमेबल लगेगा। यह सोचते हुए क्लाइन ने एक और चीज का अंदाजा लगाया। साइकोलॉजी एल्केमिस्ट ने एक्टिंग मेथड को समझा नहीं था। आखिरकार सीक्वेंस 7 का एक मेनस्टे मेंबर भी इससे अनजान था। इस दौर में जहां बियॉन्डर्स कम है, एक सीक्वेंस 7 किसी भी सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन में मिड लेवल माना जाता है। वो इतने इंपॉर्टेंट होते हैं कि उन्हें जरूरी बातें पता होनी चाहिए, खासकर वो जो मेंबर्स को लॉस ऑफ कंट्रोल से बचने में मदद कर सकें। इसके अलावा साइकोलॉजी एल्केमिस्ट एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन था जो पिछले 300 साल उससे भी पहले अस्तित्व में आया था। यह समझ में आता है कि उन्होंने एक्टिंग मेथड को समझा या डिड्यूस नहीं किया था। वो इकलौता ऑर्गेनाइजेशन जिसने इस मेथड को साफ साफ सामने रखा था वो सीक्रेट ऑर्डर था। वो एक प्राचीन ऑर्गेनाइजेशन थे जिनका इतिहास 1500 साल से भी ज्यादा पुराना था और उनके सुराग पिछले युग तक जाते थे। चर्च ऑफ गॉडेस तो सीक्रेट ऑर्डर से भी पुराना है। द रेवलेशन ऑफ एवरनाइट के लेटर ऑफ सेंट्स से साफ पता है कि यह लगभग 3000 साल पुराना है, और उससे पहले की मिथ कहानियों का तो जिक्र ही छोड़ दो। इतना प्राचीन चर्च एक्टिंग मेथड को कैसे नहीं खोज पाया? एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन के लंबे इतिहास में स्पिरिट मीडियम डेली जैसे मेंबर्स जरूर हुए होंगे जिन्होंने अलग अलग पॉसिबिलिटीज पर एक्सपेरिमेंट किया होगा। शायद उन्होंने एक्टिंग मेथड के प्रिंसिपल को डिटेल में न समझा हो, लेकिन उन्होंने पोषण के नाम के हिसाब से सही एक्ट किया होगा। उन्हें मिले अच्छे फीडबैक से उन्होंने इसका सार समझ लिया होगा। जब यह नाइट हॉक्स की पीढ़ियों में इकट्ठा होता गया होगा, तो अगर ऊपर बैठे लोग कर्ली हेयर्ड बबून्स का झुंड न होते तो एक्टिंग मेथड को ड्यूस न कर पाना नामुमकिन होता। क्लाइन के विचार जुड़ा वो अचानक शॉक हो गया। जो नाइट हॉक्स एक्टिंग मेथड के बारे में नहीं जानते थे, उनके लिए स्पिरिट मीडियम डेली जैसा कोई एक जीनियस था, एक ऐसा एग्जाम्पल जिसे एक आम मेंबर कॉपी नहीं कर सकता। इसलिए किसी ने शक नहीं किया कि डेली और दूसरों के एक्सपीरियंस को इस्तेमाल किए अडॉप्ट किया जा सकता है। लेकिन जो लोग एक्टिंग मेथड को समझ चुके हैं उनके लिए यह बहुत अजीब होगा। क्लाइन को विश्वास था कि चर्च ऑफ एवरनाइट के लंबे इतिहास में स्पिरिट मीडियम डेली पहली मेंबर नहीं थी जिसने सीक्वेंस पोर्शंस को जल्दी डाइजेस्ट करने के लिए एक्टिंग मेथड का इस्तेमाल किया था। शायद वो टॉप 10 या टॉप 50 में भी न हो। यह बात समझ नहीं आती जब तक कि डेली ने एक्टिंग मेथड को खुद न समझा हो, बल्कि उसे दूसरे लोगों की गाइडेंस मिली हो। तब यह नतीजा निकाला जा सकता है कि होली कैथेड्रल का हर मेंबर पुरानी मान्यताओं पर चलता है, अपने पूर्वजों के एक्सपीरियंस पर विश्वास करता है और उनकी सीख के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं करता। आखिरकार खिलाफ जाने का मतलब ज्यादातर लॉस ऑफ कंट्रोल ही होता है। हाँ, इस एक्सप्लेनेशन के अलावा एक और पॉसिबिलिटी है। चर्च के हाई-अप्स ने किसी वजह से एक्टिंग मेथड को छुपा कर रखा है। मुझे कुछ रिकॉर्ड्स देखने होंगे और चर्च ऑफ एवरनाइट में बियॉन्डर्स के एग्जाम्पल्स ढूंढने होंगे जिन्होंने अपने पोर्शंस को जल्दी डाइजेस्ट किया। साथ ही उनका अंजाम क्या हुआ? क्लाइन ने गंभीर चेहरा बनाए सोचा। डेक्स्टर ने उसे देखा, कुछ मिनट इंतजार कर क्यूरियोसिटी से पूछा, ऑफिसर, क्या हुड यूजीन के एक्शंस में कोई प्रॉब्लम है? अभी तो नहीं, बस इससे मुझे दूसरी बातें याद आ गई। क्लाइन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। उसने अपने शक को एक तरफ रख दिया। उसने इसके बजाय पूछा, क्या साइकोलॉजी एल्केमिस्ट ने हाल ही में कोई एक्शन लिया है? नहीं, अव्वा में आइटम्स और एक्सपीरियंस एक्सचेंज करने के लिए एक छोटी सी गैदरिंग के अलावा कुछ नहीं, डेक्स्टर ने ईमानदारी से जवाब दिया। क्लाइन ने हल्का सा सर हिलाया और कहा, तुम्हारी अपनी सिचुएशन कैसी है? डेक्स्टर ने अपने एक्सप्रेशन को कंट्रोल करते हुए जवाब दिया, मेरी खुद की हालत भी ज़्यादा अच्छी नहीं है। मुझे अभी भी कुछ बहकी बातें सुनाई देती हैं और कुछ इल्यूजन्स होते हैं। अगर मैं मेंटल हेल्थ में स्पेशलाइज करने वाला डॉक्टर होता तो मैं शायद सोचता कि मुझे कोई डिसऑर्डर हो गया है। बोलते बोलते उसका चेहरा गंभीर हो गया। मैंने हुड यूजीन और आपके इंस्ट्रक्शंस फॉलो किए और उन इल्यूजन्स और बहकी बात को इग्नोर किया। उससे मुझे काफ़ी बेहतर लगा, लेकिन वो अभी भी मेरी नींद पर असर डालते हैं और मैं ज़्यादा चिड़चिड़ा और गुस्से वाला हो गया हूँ।
मैं अपने जैसा नहीं रहा, जैसे मेरे अंदर से एक नया मैं पैदा हो रहा हो, या शायद इसे एक नया कैरेक्टर कहा जा सकता है। मैं बहुत चिंतित और डरा हुआ हूं कि कहीं मैं अचानक किसी दिन कंट्रोल न खो दूं। जैसा मैंने प्रेडिक्ट किया था, मुझे इसका अंदाजा लगाने के लिए डिवाइन करने की भी जरूरत नहीं पड़ी। इसके लिए तैयार रहते हुए क्लाइंट ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम अब नाइट हॉक्स के एक सब्सिडियरी मेंबर हो। तुम्हारे लिए फायदे हैं। एक प्राचीन ऑर्गेनाइजेशन होने के नाते हम लॉस ऑफ कंट्रोल से बचाने के कई तरीके जानते हैं। यह 100% इफेक्टिव नहीं है, लेकिन यह तुम्हारी मदद जरूर करेगा। इसके अलावा मैं तुम्हारे साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने को तैयार हूं। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारे सामने खड़े इस आदमी ने सिर्फ 1 महीने में इल्यूजन्स और बहकी बातों के बंधन से छुटकारा पा लिया, और वो दोबारा सामने नहीं आए हैं। तुम्हें हुड यूजीन और अपने दूसरे कैडर्स से पता होगा कि ऐसा करना बहुत मुश्किल है। सीक्वेंस 8 टेलीपैथिस के लिए क्लाइंट ने थोड़ी शेखी बघारी। ऑफिसर, आपने जो कहा उसमें थोड़ा झूठ है, लेकिन ज्यादातर सच है। डेक्स्टर ने अचानक शांति से कहा, आप मुझसे क्या चाहते हैं? एक स्पेक्टेटर से झूठ बोलना मुश्किल है, क्लाइंट ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। यह ऐसी चीज नहीं है जो सिर्फ मैं हासिल करना चाहता हूँ। मिस जस्टिस भी यह चाहती है। ऑफ कोर्स वो जानता था कि डेक्स्टर जरूर मान लेगा कि नाइट हॉक्स टीम कुछ चाहती है। अगर आपका मेथड सच में इफेक्टिव है और जो आइटम्स या इंफॉर्मेशन आप चाहते हैं वो मेरी पहुंच, डेक्स्टर ने बोलते हुए अपने शब्दों को तोला, मैं तुम्हें फायदे एडवांस में दूंगा। क्लाइंट ने साफ साफ कहा, हमें टेलीपैथिस्ट फॉर्मूला चाहिए। वो पोषण फॉर्मूला को छुपाएगा नहीं, बल्कि कैप्टन को भी बताएगा। वो कैप्टन को बताएगा कि इस पोषण कंट्रोल में मैं इस्तेमाल किए अपने पर्सनियंस के दौरान इस प्रोसीजर किया, इस पोषण को कंडेक्स इस्तेमाल किया। क्लाइंट फॉर्मूला को जरूर वेरीफाई करेगा और गलती से उसे अपने दिमाग में याद कर लेगा। इसके अलावा वो इस बात का इस्तेमाल करेगा कि उसने फॉर्मूला के बदले में अपना पर्सनल एक्सपीरियंस इस्तेमाल किया है, ताकि नाइट हॉक्स के साथ मेरिट कमा सके। तब तक अपने पिछले मेरिट्स के साथ उसे शायद क्लाउन फॉर्मूला और मेन इंग्रेडिएंट्स के लिए अप्लाई करने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट भी न करना पड़े। एक फॉर्मूला से 2 डील्स काफी अच्छा सौदा है, क्लाइंट ने खुशी से सोचा। डेक्स्टर ने उसकी आंखों में देखा और थोड़ी देर चुप रहा, फिर उसने कहा, आप बहुत साफ दिल हैं। मैं फॉर्मूला हासिल करने की पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन मुझे नहीं पता कि मुझे कितना वक्त लगेगा। अगर यह ज्यादा खतरनाक हो जाता है तो मैं उम्मीद करता हूं कि मैं इसे किसी और चीज से रिप्लेस कर सकूंगा। क्लाइंट प्रॉब्लम रदा उस आदमी पर रिक्वेस्ट थोपने का नहीं था। फिर उसने एक्टिंग मेथड को हल्के से डिस्क्राइब किया। लॉस ऑफ कंट्रोल को रजिस्ट करने का राज पोषण के नाम में ही छुपा है, हमें उसे समझना होगा। तुम इसका असली मतलब सीख कर नहीं समझ सकते। मिसाल के तौर पर मिसेट्स जरिए समझना होगा। इसे एस्पिरियस छुपा है। एक स्पेक्टेटर होने के नाते तुम्हें यह समझना होगा कि तुम सिर्फ एक दर्शक हो, एक्टर नहीं। एक स्पेक्टेटर को कैसे एक्ट करना चाहिए, यह ऐसी चीज है जिसे तुम्हें कोशिशों और एक्सपेरिमेंटेशन के जरिए खोजना होगा, ताकि तुम अपने लिए जरूरी प्रिंसिपल्स डिड्यूस कर सको, फिर उस पर सख्ती से कायम रहो। डेक्स्टर ने ध्यान से सुना, फिर उसने जवाब दिया, यह चीजों को देखने का एक बिल्कुल नया तरीका है। मैं आपके कहे गए शब्दों को थ्योरी कहना चाहूंगा। यह बिल्कुल एक प्ले और ओपेरा की थ्योरी जैसा है। मैं कोशिश करूंगा और उम्मीद है कि इससे मदद मिलेगी। अगर यह सच में काम करता है तो मैं आपको टेलीपैथिस्ट फॉर्मूला लाकर देने की पूरी कोशिश करूंगा। मेड गॉडेस प्रोटेक्ट यू। क्लाइंट ने अपनी छाती पर एक गहरा लाल चांद बनाया। क्लाइंट ने साइकियाट्रिस्ट के पोषण फॉर्मूला की भी रिक्वेस्ट नहीं की, क्योंकि वो जानता था कि यह एक ऐसा काम था जिसे डेक्स्टर अपनी करंट पोजीशन से पूरा नहीं कर सकता था। अगर वो सावधान न रहता तो शायद वो उसे एक्सपोज कर देता। इसलिए उसने डेक्स्टर को साइकोलॉजी एल्केमिस्ट में धीरे धीरे एक हायर पोजीशन हासिल करने में मदद करके एक एक कदम आगे बढ़ाने की प्लानिंग की। तब लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स बहुत ज्यादा होंगे। क्लाइंट ने दरवाजे के पीपहोल से बाहर देखा, फिर वो जल्दी से निकला और नाइट हॉक्स के लिए डेजिग्नेट स्मॉल शूटिंग रेंज की तरफ मुड़ गया। वो अंदर घुसा और दरवाजा लॉक कर दिया। उसका चेहरा एक बार फिर गंभीर हो गया, जब वो इस वजह का अंदाजा लगा रहा था कि चर्च ऑफ द गॉडेस ने एक्टिंग मेथड को डेवलप क्यों नहीं किया। तो उसे एक और चीज का एहसास हुआ जिसे उसने नजरअंदाज कर दिया था। उसने इसे इसलिए नजरअंदाज कर दिया था क्योंकि उसने 2 जरूरी फैक्टर्स को उल्टे ऑर्डर में हासिल किया था। इससे वो आगे की सोच नहीं बना पाया। पहली बात यह थी कि एंटिगोनस फैमिली को चर्च ऑफ एवरनाइट ने तबाह कर दिया था। दूसरी बात यह थी कि एंटिगोन्स फैमिली के पास सीयर सीक्वेंस या कम से कम उसका ज्यादातर हिस्सा था। चूंकि क्लाइंट को यह 2 बातें पता चलने के बीच बहुत लंबा वक्त था, उसने उन्हें लगभग एक साथ नहीं जोड़ा। इसलिए उसने एक ऐसी चीज को नजरअंदाज कर दी जो काफी साफ होनी चाहिए थी। जब एंटिगोनस फैमिली ने सीयर पाथवे ज्यादातर सीक्वेंसेस को हासिल कर लिया था, तो यह कैसे मुमकिन है कि चर्च ऑफ एवरनाइट को सिर्फ सीक्वेंस 9 सीयर ही मिला? उन्हें जंग में जीती हुई चीजों के तौर पर इससे कहीं ज्यादा मिलना चाहिए था। अगर ऑरोरा ऑर्डर के एक मेंबर को एंटिगोनस फैमिली की मैजिकल नोटबुक से क्लाउन फॉर्मूला मिल गया था,
तो उस चर्च का क्या जिसने पूरी एंटिगोनस फैमिली को तबाह कर दिया था? भले ही एंटिगोनस फैमिली ने अच्छी तैयारी की हो और अपनी सबसे कीमती चीजें हॉर्नेसिस माउंटेन की सबसे ऊंची चोटी पर छुपा दी हों, चर्च ऑफ एवरनाइट को इतना कम नहीं मिलना चाहिए था। वो ही थे जिन्होंने एंटिगोनस फैमिली के मेंबर्स को मारा था। इसके अलावा मुर्दों से भी बुलवाया जा सकता है। क्लाइन छोटे से शूटिंग रेंज में इधर उधर टहल रहा था और चर्च ऑफ एवरनाइट के सीयर पाथवे को लेकर आधे पर सोच रहा था। क्या वो नहीं चाहते कि नाइट हॉक्स यह पाथवे चुने, या वो नहीं चाहते कि बियॉन्डर्स इस पाथवे के जरिए पावरफुल बने? इसलिए उन्होंने सिर्फ सीक्वेंस 9 सीयर को ही सामने रखा, जो साफ तौर पर एक सपोर्ट टाइप है। कैप्टन ने यह भी मेंशन किया कि होली कैथेड्रल के पास आगे के रेसिपीज हो सकते हैं। नहीं, जो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन मैंने पढ़ी थी उसमें उन्होंने सीक्वेंस 8 और 7 के पोर्शंस के नाम तक नहीं दिए थे। उन्होंने बस हर सीक्वेंस के बैटल कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्क्राइब किए थे। दूसरे शब्दों में, वो नहीं चाहते कि उनके नीचे के लोगों को एहसास हो कि चर्च के पास असली फॉर्मूलाज हो सकते हैं। क्या ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है कि जो नाइट हॉक्स या पाथवे चुनते हैं वो एंटिगोनस फैमिली के लिए वेंजफुल स्पिरिट्स बन सकते हैं, और इसलिए चर्च के हायर अप्स ने ऐसा फैसला लिया? या कोई और वजह हो सकती है? क्लाइन को अचानक चर्च के हायर अप्स पर बहुत ज्यादा शक हुआ। एक तेज संदेह और सतर्कता का एहसास। वो दोबारा सोचने लगा कि क्या उसे क्लाउन बनने के लिए स्पेशल एप्लीकेशन खुलेआम देनी चाहिए। अगर इसके पीछे कुछ भयानक राज हैं तो क्या मैं खुद आग में नहीं कूद रहा होऊंगा? सच कहूं तो मैं ऐसा इंसान नहीं हूं जिसकी सख्त जांच की जा सके, लेकिन टिंगन ब्रांच ने क्लाउन पोशन फॉर्मूला चर्च को दे दिया है। कोई भी सीयर जिसे इसके बारे में पता चलेगा वो एडवांस करने की उम्मीद रखेगा। यह नॉर्मल नहीं है क्या? सीक्वेंस 8 अभी भी एक लो सीक्वेंस माना जाता है, इसलिए इस पर ज्यादा ध्यान नहीं जाना चाहिए। एक ही प्रॉब्लम है कि मुझे पोशन को पूरी तरह डाइजेस्ट करने और स्पेशल एप्लीकेशन सबमिट करने में सिर्फ 1 महीना लगेगा। अगर हायर अप्स एक्टिंग मेट से वाकिफ हैं तो वो तुरंत समझ जाएंगे कि मैंने क्या किया। ऑफ कोर्स मेरे पास एक बहाना है। मैं आखिरकार स्पिरिट मीडियम डेली को जानता हूँ। ओल्ड नील, जो मिस्ट्री प्रायर के उसूलों का सख्ती से पालन करते हैं, वो भी मेरे दोस्त हैं। यह दावा करना कि मुझे उनसे इंस्पिरेशन मिली और मैंने एक्टिंग मेथड को रिफाइन किया, इस पर विश्वास करना ज्यादा मुश्किल नहीं है। हाँ, डेली पर भी हायर अप्स का ध्यान तभी गया जब उसने 3 साल में सीक्वेंस 7 पोशन डाइजेस्ट करने के साइंस दिखाए, और अब उसे भविष्य का आर्चबिशप बनने के लिए तैयार किया जा रहा है। क्लाउन के स्टेज पर होने से मुझे ज्यादा अटेंशन नहीं मिलनी चाहिए जब तक कि मैं कुछ ही महीनों में क्लाउन पोशन को पूरी तरह डाइजेस्ट न कर लूं, जिससे उन्हें यह कन्फर्म हो जाए कि मैंने सच में एक्टिंग मेथड मास्टर कर लिया है। दूसरे शब्दों में, क्लाउन पोशन के लिए अप्लाई करना कोई रिस्की मूव नहीं है। मैं उस प्लान के साथ आगे बढ़ सकता हूँ, लेकिन मुझे भविष्य में इस पर ध्यान देना होगा। उफ, मुझे एक एक कदम करके ही आगे बढ़ना होगा। घर जाकर डिविनेशन करूंगा। क्लाइन ने खुद को संभाला और अपनी रिवॉल्वर होल्स्टर से निकाली, फिर अपनी रोज की शूटिंग और मेंटेनेंस जारी रखी। जो रिवॉल्वर उसे अपने स्कूलमेट वेल्च से मिली थी, उसकी क्वालिटी उम्मीद से ज्यादा अच्छी थी। बिना किसी हैरानी के काफी समय तक चलेगी। ऑफ कोर्स उसने डन और लेनर्ड को रिवॉल्वर मेंटेन करना सिखाने का क्रेडिट दिया। सच कहूं तो अगर यह डैमेज हो भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यह सब ऐसी चीजें हैं जिनका मैं कंपेंसेशन मांग सकता हूं। क्लाइन ने टारगेट को देखा, अपनी रिवॉल्वर रखी और शूटिंग क्लब से निकल गया। वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से 2 डैफोडिल स्ट्रीट वापस आया। अपनी मंजिल पर पहुंचने से पहले उसने एक यंग लेडी को अपने दरवाजे के पास इधर उधर टहलते देखा। इस लेडी ने नीले रंग की लेसी ड्रेस पहनी हुई थी और एक पतले पर्दे वाली हैट भी। वो मेलिसा की क्लासमेट थी एलिजाबेथ, जिसके चेहरे पर प्यारा सा बचपना था। जब उसने क्लाइन को आते देखा तो वो तेजी से उसके पास आई। अपनी हैट उतारकर अपना खुश चेहरा दिखाया। उसने 2 सेकंड के लिए रुककर मुस्कुराया। गुड आफ्टरनून मिस्टर मोरेटी। मेरा अंदाजा है कि आप अभी अभी लमुड टाउन से वापस आए है ना? माफ करना, मैं सुबह ही वैकलाइन मुस्कुराया था। नहीं, मैं जाउटलैंड स्ट्रीट से आया हूँ। हाँ, यह बहुत ही ईमानदार जवाब था। वो मन ही मन हंसा। एलिजाबेथ एक पल के लिए अचानक चुप हो गई, फिर एक्साइटमेंट से बोली, ठीक है, मेरा अंदाजा गलत था। मैं आपसे मिलने आई थी क्योंकि मैं आपको बताना चाहती कि रातों बुरा सपना नहीं आया। मुझे अब काले आर्मर वाले नाइट का सपना नहीं आता। यह बिल्कुल आपके डिविनेशन के रिजल्ट जैसा ही था। ऑफ कोर्स उस रेत को सील्ड आर्टिफैक्ट 30782 ने पूरी तरह प्यूरिफाई कर दिया था। मैं वहां होकर भी उसकी स्पिरिट चैनल नहीं कर सकता था। तुम्हारे सपने तो बात ही छोड़ दो। क्लाइन हंसा और नरमी से जवाब दिया, मुझे खुशी है कि तुम अपनी परेशानियों से आज़ाद हो गई। मैं भी कल के अपने डिविनेशन से बहुत संतुष्ट हूँ। थैंक यू, एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, अब मुझे जाना होगा। दोपहर में मेरी क्लासेज हैं। बाय बाय मिस्टर मोरेटी। जब टाइम मिलेगा तो मैं मेलिसा से मिलने आऊंगी। एलिजाबेथ खुशी से चली गई और सड़क के किनारे से एक गाड़ी रेंट पर ली। जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ने लगी, उसने मुस्कुराते हुए गर्व से सोचा, मेलिसा को बिल्कुल नहीं पता कि उसका भाई कितना ग्रेट है। ऐसा लगता है जैसे मेरा अभी का एक्सप्लेनेशन बेकार था। यंग लेडीज अपने इंट्यूशन और अपने दिमाग में बनाए गए सच पर ज्यादा भरोसा करना पसंद करती हैं। क्लाइन ने एलिजाबेथ को गाड़ी में बैठते देखा, घर का दरवाजा खोला। वो अपने कमरे की तरफ चला गया।
उसने थोड़ी देर आराम किया, फिर पिछले हफ्ते हुई हर चीज को कंसोलिडेट करना शुरू किया, उन सवालों सहित जिनका उसने अभी तक हल नहीं निकाला था। काम पूरा करने के बाद उसने अपने नोट्स जला दिए, अपनी पॉकेट वॉच निकाली और उसे खोला। 2:30 बज गए, अभी 15 मिनट और है। यह देखकर कि उसके पास अभी भी टाइम, क्लाइन ने सबसे पुराना सूट पहना और आयरन क्रॉस स्ट्रीट पर स्माइरिन बेकरी गया ताकि मिसेज वेंडी से 1 कप मीठी आइस टी ले सके। उसने अपनी बेवरेज पीते हुए वापसी की, फिर 2:45 अपने कमरे को स्पिरिचुअलिटी की दीवार से सील कर दिया। फिर उसने घड़ी की उल्टी दिशा में 4 कदम लिए और ग्रेफॉग के ऊपर की दुनिया में प्रवेश किया। शांत प्राचीन महल में क्लाइन ने एक बकरी की खाल कॉन्जर की और एक डिविनेशन स्टेटमेंट लिखा। मुझे नाइटहॉक्स के जरिए क्लाउन पोशन हासिल करना चाहिए। उसने अपना पेन नीचे रखा और अपनी कलाई पर बंधे स्पिरिट पेंडुलम को सुलझाया। उसने पेंडुलम को अपने बाएं हाथ से मजबूती से पकड़ा, जिससे टोपाज कागज के ठीक ऊपर लटक गया। उसने स्टेटमेंट को 7 बार दोहराया। उसकी आंखें गहरी हो गईं और उसके हाथ में पेंडुलम घूमने लगा। वो क्लॉकवाइज घूमा। यह एक पॉजिटिव जवाब है, इसलिए यह ठीक है, लेकिन क्लाउन के बाद के सीक्वेंसेस के लिए कहना मुश्किल होगा। मुझे अपने टैरो क्लब को गंभीरता से डेवलप करना चाहिए। क्लाइन ने जवाब कन्फर्म करने के लिए एक और डिविनेशन किया। इसके बाद उसने अपने हाथ से सन को रिप्रेजेंट करने वाले गहरे लाल सितारे पर दबाव डाला। वो सिटी ऑफ सिल्वर के उस नौजवान को जल्दी लाना चाहता था और पूछना चाहता था कि क्या उसने इस दुनिया में हुई किसी भी बात को 6 सदस्यीय परिषद को बताया था। अगर उसने नहीं बताया था तो क्लाइन उसे गैदरिंग्स का टाइम जानने का एक बेहतर तरीका देगा। सिटी ऑफ सिल्वर में बर्ग परिवार के एक कमरे में डेरिक अपने बेड के किनारे चुपचाप बैठा था। द फूल के बुलावे का इंतजार कर रहा था। किसी के भी पास होने से बचने के लिए वो वापस आने के बाद घर से बाहर भी नहीं निकला था। उसने अपने कमरे का लगभग सारा खाना खत्म कर दिया था। भूख बर्दाश्त करते हुए और अपने पेट की गुड़गुड़ाहट सुनते हुए डेरिक को लगा जैसे वो एक जिंदा लाश है जो एक अंधेरे मैदान में घूम रही है। लेकिन वो शांत रहा और नहीं खड़ा हुआ। उसी पल उसने हवा में एक गहरा लाल रंग फैलते देखा जो तेजी से उसे निगल गया। ग्रे सीमाहीन ठंडी अकेली दुनिया उसकी नजर में एक बार फिर आ गई। मान सम्मान की सीट पर बैठे द फूल, जो घने कोहरे से ढके हुए थे, एक बार फिर उसके सामने प्रकट हुए। क्लाइन इस बात से संतुष्ट था कि उसका समनिंग इंटरप्ट नहीं हुआ। उसने यह भी कन्फर्म किया कि उसे कोई तुरंत खतरा नहीं था। सन, हम फिर मिल गए, उसने मुस्कुराते हुए जोटून में कहा। डेरिक जो हुआ उससे हैरान था। उसने अपना सर झुकाया। आप एक ऐसे फूल हैं जो अपना वादा निभाते हैं। दूसरे मेंबर्स थोड़ी देर में आ जाएंगे। उससे पहले मैं तुमसे कुछ चीजें कन्फर्म करूंगा। क्लाइन ने इस बार लोएन लैंग्वेज का इस्तेमाल किया, लेकिन उसने रहस्यमयी स्पेस को इसे जोटून में ट्रांसलेट करने का आदेश दिया। शब्द हवा में गूंजे। डेरिक तक जोटून में पहुंचे। उसने क्यूरियोसिटी से पूछा, क्या बात है? खैर, अब जब मैंने जोटून पर एक हद तक महारत हासिल कर ली है तो ग्रे फॉग के ऊपर का यह रहस्यमयी स्पेस मेरी कही हर बात को रियल टाइम में ट्रांसलेट कर सकता है। इसका मतलब है कि मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं होगी कि जस्टिस और द हैंग्ड मैन सन की कई बातें नहीं समझेंगे। उफ, मेरे जैसे बॉस को इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ती है? क्लाइन ने अपनी नाक का ब्रिज दबाया। वो हंसा और उसने सर हिलाया। मैं तुम्हें मेरा नाम जपने की इजाजत देता हूँ। जो इनकैंटेशंस मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ वो याद रखना। वो फूल जो इस युग का नहीं है, ग्रे फॉग के ऊपर का रहस्यमयी शासक, येलो और ब्लैक का राजा जो गुड लक का मालिक है। यह सुनकर डेरिक की आंखों की पुतलियां सिकुड़ गईं, लेकिन उसने ध्यान भटकाने की हिम्मत नहीं की। उसने इसे अपने दिल में बार बार दोहराया, फिर द फूल से कन्फर्म किया। जब भी तुम सिटी ऑफ सिल्वर वापस आओ तो तुम्हें एक सिंपल रिचुअल करना होगा और मेरा नाम जपना होगा। मैं तुम्हें आगे की गैदरिंग्स के लिए एडवांस में नोटिफाई करूंगा। तुम्हें दूसरे दिनों में इस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है और न ही किसी से बचने की। जब तुम्हें मेरा नोटिफिकेशन मिले तो 1000 दिल की धड़कनों के अंदर खुद को आइसोलेट कर लेना। क्लाइन ने उसे वो मेथड बताया जिस पर वो काफी समय से विचार कर रहा था। यह अनिवार्य रूप से एक प्रार्थना का जवाब था, चूंकि उसे सिटी ऑफ सिल्वर की सिचुएशन को ध्यान में रखना था और समय भी बचाना था। क्लाइन ने रिचुअल के दूसरे स्टेप्स को छोड़ने का फैसला किया क्योंकि यह सीधे उसकी तरफ एक अनुरोध था। 1000 दिल की धड़कन, डेरिक ने अपने आप से कहा। क्लाइन ने डेरिक को टैरो क्लब का जनरल आइडिया समझाया, फिर अपनी पॉकेट वॉच निकाली और टाइम देखा। डेरिक कुछ देर के लिए अचानक चुप हो गया, अनजाने उस अद्भुत चीज को देखने लगा। जब 3 बजने वाले थे, क्लाइन ने अपना हाथ बढ़ाया और जस्टिस और द हैंगमैन को रिप्रेजेंट करने वाले गहरे लाल सितारों पर दबाव डाला। डेरिक ने बिना पलक झपकाए देखा। उसने अपने सामने और बगल में रोशनी को फूटते देखा, जिसमें से 2 धुंधली आकृतियां बाहर निकलीं। ऑड्री हॉल ने अपने आसपास का जायजा लिया और अचानक रुक गई। फिर उसने मिस्टर फूल की हमेशा शांत रहने वाली आवाज सुनी। यह हमारा सबसे नया मेंबर है, इसका कोड नेम सन है। यह मिस जस्टिस हैं और वो मिस्टर हैंग्ड मेंबर, सबसे नया मेंबर। ऑड्री पहले तो शॉक हुई, फिर उसका शौक तुरंत खुशी में बदल गया। वो टैरो क्लब के डेवलपमेंट को देखकर बहुत एक्साइटेड थी। उसे एक प्रोटागोनिस्ट जैसा फील हो रहा था। द हैंग्ड मैनल्जर ने अपनी भौहें सिकोड़ी। थोड़ा परेशान था कि द फूल ने अचानक नए मेंबर को शामिल कर लिया। उन्हें कम से कम हमें बताना तो चाहिए था, लेकिन मिस्टर फूल जैसे महान शख्स को हमारी फीलिंग्स की परवाह करने की जरूरत नहीं होगी। उसने निराशा में सोचा, फिर जस्टिस और सन को एक साधारण सा ग्रीटिंग दिया।
इस छोटे से प्रोसेस में ऑड्री अपनी स्पेक्टेटर स्टेट में चली गई और सबसे नए मेंबर सन पूरा दिया काफ़ी यंग होना चाहिए। उसके बॉडी लैंग्वेज से पता चलता है कि वो थोड़ा नर्वस और रिस्ट्रेन में है, लेकिन आखिर में वो एक बर्दाश्त करने लायक चुप्पी बनाए रखता है जिससे हम एक लोन वुल्फ, हाँ, एक लोन वुल्फ जैसी फीलिंग आती है। ऑड्री ने सोचा और अपनी नज़र लंबी कांच की मेज के सिरे पर बैठे द फूल पर डाली। उसने खुशी से कहा, मिस्टर फूल, मैंने एम्परर रोजेल की डायरी के 2 पन्ने कलेक्ट कर लिए हैं। असल में 3 पन्ने थे, लेकिन कैरेक्टर्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड और याद करने में मुश्किल थे। मेरी लिमिट बस 2 पन्नों से थोड़ी ही ज़्यादा है। अगर मैं और याद करती तो सब गड़बड़ कर देती। बाकी का अगली गैदरिंग का इंतजार करना पड़ेगा। ऑड्री ने मन ही मन सोचा। रोसेल की डायरी के नए पन्ने, क्लाइन के मन में हलचल हुई, जबकि उसे जवाब पहले से ही पता। उसने मुस्कुराकर पूछा, मिस जस्टिस, आपको क्या चाहिए? ऑड्री की आंखें एक्साइटमेंट से चमक उठीं, लेकिन उसने शांत तरीके से जवाब दिया, आप जानते हैं कि मैं जल्द ही स्पेक्टेटर पोशन को पूरी तरह डाइजेस्ट कर लूंगी। मैं चाहती हूं कि मुझे टेलीपैथिस्ट पोशन का फॉर्मूला मिल जाए ताकि मैं इंग्रेडिएंट्स पहले से तैयार कर सकूं। मुझे पता है कि डायरी के 2 पन्नों में ज्यादा कंटेंट नहीं है और शायद इसकी वैल्यू टेलीपैथिस्ट फॉर्मूला के बराबर न हो, इसलिए मैं आपको एक और पन्ना दूंगी। मैं आपको साइड में कुछ पैसे भी दूंगी। उसने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि उसे अचानक एहसास हुआ कि उसने गलत बोल दिया है। वो मन ही मन खुद को कोसने लगी। मिस्टर फूल कम से कम एक भगवान जैसे महान शख्स हैं, उन्हें पैसों से कैसे खरीदा जा सकता है? इसलिए ऑड्री अपनी स्पेक्टर स्टेट मेंटेन नहीं कर पाई और जल्दी से हकलाते हुए बोली, मेरा वो मतलब नहीं था मिस्टर फूल। मेरा मतलब था कि आप जो कंपनसेशन चाहें तय कर सकते हैं। हाँ, यही मेरा मतलब था। मुझे आपका पहले वाला सजेशन पसंद आया। मैं इसे जवाब देता, जब तुम स्पेक्टेटर पोशन को पूरी तरह डाइजेस्ट कर लोगी तब तुम्हें वो फॉर्मूला मिल जाएगा जो तुम्हें चाहिए। मेरा एक सबॉर्डिनेट है, नहीं, मुझे ब्लेस्ड शब्द इस्तेमाल करना चाहिए, यह ज्यादा औसम लगता है। वो अभी कुछ मामलों को हैंडल कर रहा है जिसके लिए पैसों की जरूरत है, और यह बैकलैंड बैंक में उसका एनोनिमस अकाउंट है। हाँ, फिर मैं भेज बदल कर बैकलैंड बैंक में एक एनोनिमस अकाउंट बना लूंगा। क्लाइन ने तो जवाब नहीं दिया, बल्कि एक रहस्यमयी एक्सप्रेशन के साथ अपने शब्दों को ध्यान से तोलने लगा। बैकलैंड बैंक लोएन किंगडम के साथ बड़े बैंक्स में से एक था और इसलिए उसके पास ट्रांजैक्शंस क्लियर करने का अधिकार था। लोएन किंगडम एक ही शहर के बैंक्स के बीच कैश ट्रांसफर बिजनेस को सेंट्रली हैंडल करने के लिए रिसीट्स से अकाउंट सेटल करता था। लेकिन इंटीस रिपब्लिक के बैंक्स के विपरीत सभी बैंक्स एक ही लीग का हिस्सा नहीं थे। सबसे बड़े 7 बैंक्स इन अधिकारों पर कब्जा किए हुए थे, इसलिए उन्हें क्लियरेंस बैंक्स कहा जाता था, जिससे दूसरे बैंक्स उन पर निर्भर रहते थे। दूसरी तरफ अलग लोकेशन से पैसे ट्रांसफर करना सिर्फ एक ही बैंक के अंदर हो सकता था। यह ब्रांचेज के बीच अकाउंट स्क्वेयर करके पूरा किया जाता था। स्टीम लोकोमोटिव और टेलीग्राम के आविष्कार से इन ट्रांसफर्स की एफिशिएंसी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। तभी दसन डेरिक बर्ग अचानक बोला, टेलीपैथिस्ट पोशन फॉर्मूला। टेलीपैथिस्ट जिसके बाद साइक एनालिस्ट आता है। ऑड्री ने हैरानी से उसकी तरफ देखा, तुम इसके बारे में जानते हो? साथ ही मिस जस्टिस ने एक स्पेक्टर के तौर पर अपने इंस्टिंक्ट से एक प्रॉब्लम को समझ लिया। उस नौजवान ने पुराना टाइटल साइक एनालिस्ट इस्तेमाल किया था, मॉडर्न टर्म साइकियाट्रिस्ट के बजाय। यह लड़का बहुत अजीब है। ऑड्री ने सन के हर मूवमेंट को एग्जामिन किया। डेरिक को नहीं लगा कि उसने कुछ अलग बिहेव किया है, लेकिन उसने गंभीरता से जवाब दिया, मैं तुम्हें फॉर्मूला लाकर दे सकता हूँ। फिर उसे बुरा लगा क्योंकि वो इसे तुरंत नहीं दे सकता था। उसने खुद को समझाने की पूरी कोशिश की, यह एक सीक्वेंस पाथवे है जो ड्रैगन रेस से निकला है और हमारे सिटी ऑफ सिल्वर पर कभी जायंट किंग के शाही परिवार का राज था। जैसा कि आप जानते हैं, जायंट्स और ड्रैगन्स जानी दुश्मन हैं, इसलिए सिटी ऑफ सिल्वर के पास सीक्वेंस 9, 8 और 7 सभी हैं। मेरे पास उन्हें हासिल करने के तरीके। यह बच्चा, मैंने उसे पहले ही चेतावनी दी थी कि लापरवाही से बात न करे या अपने बारे में न बताए। आखिर का मन किया कि वो अपना हाथ बढ़ाकर अपना चेहरा ढक ले। उफ, भले ही दसन बहुत तकलीफ में, अपनी उम्र से ज्यादा मैच्योर और शांत लगता है, आखिर है तो वो एक बच्चा ही। लेकिन इससे मेरे लिए एक बात साफ हो गई, तो स्पेक्टेटर सीक्वेंस का ओरिजिन ड्रैगन रेस से हुआ है। कोई हैरानी की बात नहीं कि मिस जस्टिस की ऊंची के कुर्सी पीछे सितारों से बना सिंबल ड्रैगन का है। सिटी ऑफ सिल्वर ने इतिहास को अच्छे से संजो कर रखा है। क्लाइन ने अपनी कुर्सी के बैक पर टिक बैठने का पोस्चर बनाए रखा और ध्यान से दसन की बातें सुनने लगा। असल में वो दसन को यह बातें एक्सपोज करने से रोक सकता था जब तक वो साइमल्टेनियस ट्रांसलेशन में मदद नहीं करता। जस्टिस और द हैंग्ड मैन उसे बिल्कुल नहीं समझ पाते, लेकिन क्लाइन ने अलग अप्रोच अपनाया। उसे लगा कि इससे से तीनों मेंबर्स के दिमाग में अपनी शक्तिशाली और रहस्यमय इमेज को मजबूत करने में मदद मिल सकती है। इसलिए वो मुस्कुराते हुए सुनता रहा और कोई आवाज नहीं की। जायंट किंग, ड्रैगन रेस, द सिटी ऑफ सिल्वर। ऑड्री कंफ्यूज हो गई थी। उसने पहले अपने सामने द हैंगमैन को देखा, लेकिन वो उसके बॉडी लैंग्वेज से बता सकती थी कि वो भी शॉक और कंफ्यूज था। उसने लंबी कांसे की मेज पमान समान की सीट की तरफ देखा। उसने द फूल को ऊंची कुर्सी पर बैठे देखा, जो घने भूरे सफेद कोरे में लिपटा हुआ था। उसका दाहिना हाथ आर्मरेस्ट पर था और वो आराम से एक तरफ झुका हुआ था। उसने कोई शॉक, कोई क्यूरियोसिटी, कोई विचार
और कोई शक नहीं दिखाया। वो बस मुस्कुराते उन्हें देख रहा था। वो जानते हैं, वो यह सब जानते थे। ऑड्री और अल्जर ने लगभग एक ही समय में यह पक्का फैसला कर लिया, द सिटी ऑफ सिल्वर। मैंने इस जगह के बारे में कभी नहीं सुना। यह कहाँ है? ऑड्री ने जांच पड़ताल करते हुए पूछा, जबकि अल्जर ध्यान से सुन रहा था। उसी पल डेरिक बर्ग का दिमाग भी सवालों से भरा हुआ था। वो बता सकता था कि भगवान जैसे फूल के अलावा जस्टिस और द हैंग्ड मैन भी किसी न किसी तरह के बियॉन्डर थे। भगवान की त्यागी हुई जमीन फॉरसेकन लैंड ऑफ गॉड में सिटी ऑफ सिल्वर के लोगों के अलावा डेरिक ने कभी कोई दूसरा जिंदा इंसान नहीं देखा था। इसलिए उसने जवाब में पूछा, अगर आप लोग सिटी ऑफ सिल्वर के निवासी नहीं हैं तो आप किस शहर राज्य से हैं? उफ, क्लाइन का मन किया कि वो एक बार फिर आहे भरे। ऑड्री के होंठ कांपे। एक पल के लिए उसके पास कहने को शब्द नहीं थे। हाँ, उसके सवाल के पीछे छुपा मतलब यह है कि अगर तुम एक जैसे सवाल का जवाब नहीं देना चाहती तो दूसरे इंसान के रहने की जगह के बारे में मत पूछो। मिस जस्टिस ने हल्का सा सर हिलाया और एलिगेंट तरीके से शांत हो गई। जाहिर है अल्जर ने भी दसन के इरादों को गलत समझा था। उसे नहीं पता कि दूसरा इंसान सच में बस सीधे सीधे पूछ रहा था, इसलिए वो भी शांत रहा। जब डेरिक को कोई जवाब नहीं मिला तो उसे एहसास हुआ कि क्या हो है। उसने इस बात को दोबारा नहीं उठाया और इसके बजाय कहा, मैं जल्द से जल्द टेलीपैथिस्ट पोशन फॉर्मूला हासिल करने की कोशिश करूंगा। मैं इसे सन के शुरुआती सीक्वेंस पाथवे के बदले में एक्सचेंज करना चाहते हुए सिक्सन सीक्वेंस सिक 9 बार्ड। अल्जर ने जवाब में पूछा। डेरिक ने सोचा और कहा, शायद, लेकिन मेरे पास इसके बारे में इंफॉर्मेशन की कमी है। साइड से देख रहे क्लाइन ने बीच में आने का फैसला किया, क्योंकि वो रिस्क नहीं लेना चाहता था कि कोई उसका बिजनेस ले जाए। वो मुस्कुराया और कहा, मेरा मानना है कि मिस जस्टिस के पास बार्ड फॉर्मूला नहीं है, लेकिन मिस्टर हैंग्डमैन लगता है कि इसे हासिल कर सकते हैं। ऑड्री को सर हिलाते देख क्लाइन ने हल्की मुस्कान के साथ जारी रखा, मैं दसन को बार्ड फॉर्मूला दूंगा। दसन जल्द से जल्द टेलीपैथिस्ट पोशन मिस जस्टिस को देगा। कोशिश करो कि यह अगले 2 गैदरिंग्स में हो जाए। मिस जस्टिस, कृपया मुझे रोसेल की डायरी के नए पन्ने दे दीजिए, तब डील पूरी हो जाएगी। हाँ, इक्विवेलेंट एक्सचेंज के नियम के अनुसार इस ट्रांजैक्शन में दसन का नुकसान हो रहा है, लेकिन अभी तक उसने सिर्फ एक वादा किया है। जब वो सच में टेलीपैथिस्ट फॉर्मूला देगा तब मिस जस्टिस दोबारा सोच सकती है कि उसे कैसे कंपनसेट करना है, या मैं उसे कंपनसेट करूंगा जबकि मिस जस्टिस मेरे एक ब्लेस्ड को पैसे देगी जिसे हाल ही में कुछ करने की जरूरत है। ऐसा इसलिए क्योंकि हो सकता है कि दसन मिस जस्टिस के कैश या इंग्रेडिएंट्स कंपनसेशन के तौर पर न ले पाए। क्लाइन ने जानबूझकर आखिरी स्टेटमेंट जोड़ा ताकि द हैंग्ड मैन और जस्टिस का ध्यान इस बात पर जाए कि सन शायद उसका कंपनसेशन न ले पाए। उसने यह खुद को एक रहस्यमयी पोजीशन में रखने के लिए भी किया। तब सब लोग उस ब्लेस्ड को इग्नोर कर देंगे जिसके पास पैसों की कमी है, शायद कंपनसेशन न ले कहा है। दसन आखिर, हाँ, सदर्न कॉन्टिनेंट। अल्जर ने अचानक अपनी भौहें सिकोड़ी। दसन का ओरिजिन भी रहस्यमयी है, जैसा कि उम्मीद थी। मिस्टर फूल के रियलिटी में सबऑर्डिनेट्स हैं। ऑड्री ने आखिरकार सीक्वेंस 8 टेलीपैथिस्ट बनने की उम्मीद देखी। उसके पास और क्या विचार हो सकते थे। उसने अपनी एक्साइटमेंट को दबाया और हल्की मुस्कान के साथ कहा, मुझे कोई आपत्ति नहीं, मुझे भी नहीं। जब डेरिक ने देखा कि उसे सन पाथवे का शुरुआती सीक्वेंस मिल सकता है तो उसने बिना हिचकिचाए सर हिला दिया। उसे एडिशनल कंपनसेशन की कोई परवाह नहीं थी। अल्जो इस 3 तरफा डील से बाहर था। उसके पास बोलने का अधिकार नहीं था। भले ही वो बार्ड का फॉर्मूला हासिल कर सकता था, उसे भी 1-2 हफ्ते इंतजार करना पड़ता। उसी पल क्लाइन, जिसने सफलतापूर्वक कंपनसेशन को अगली गैदरिंग या उसके बाद वाली तक टाल दिया था, उसने खुशी से अपनी हथेली आगे बढ़ाई। बार्ड फॉर्मूला सामने आ गया। मेन इंग्रेडिएंट्स, एक क्रिस्टल सनफ्लावर या एक एडल फ्लिंटबर्ड का पूंछ का पंख या एक फायरबर्ड का पूंछ का पंख, एक सायरन रॉक का टुकड़ा, एक सिंगिंग सनफ्लावर। सप्लीमेंट्री इंग्रेडिएंट्स, एक मिडसमर ग्रास की पत्ती, 5 बूंदे जुलाई वाइन जूस की, एक एल्फ डार्क लीफ की पत्ती। उसने फॉर्मूला सन के सामने भेजा और देखा कि नौजवान ने पहले अपनी भौहें सिकोड़ी और फिर रिलैक्स हो गया। हाँ, भगवान की त्यागी हुई जमीन में इंग्रेडिएंट्स अभी भी उनके प्राचीन नामों से जाने जाते होंगे। खुशकिस्मती से मेरा फॉर्मूला सीधे इटर्नल ब्लेजिंग सन से मिला था। जो ज्ञान मुझे मिला उसमें प्राचीन नाम और अलग रिप्लेसमेंट्स का इस्तेमाल हुआ था। क्लाइन ने अचानक अपनी एहसास भरी नजरें मिस जस्टिस की तरफ डाली। ऑड्री ने दसन को फॉर्मूला याद करते हुए देखा। फिर उसने जल्दी से डायरी के वो 2 पन्ने याद किए जो उसने मेमोराइज किए थे। डायरी तुरंत पीले भूरे बकरी की खाल पर प्रकट हुई और एक झलक में क्लाइन के हाथों में आ गई। पहले की तरह उसने तुरंत पढ़ना शुरू कर दिया। 3 नवंबर, मटिल्डा 3 महीने की प्रेग्नेंट है। मुझे तो अब गांव से आने वाली मेडसर्वेंट्स भी खूबसूरत लगने लगी हैं। नहीं, मैं अपने स्टैंडर्ड्स नहीं गिरा सकता। इत्तेफाक से काउंटेस फ्लोराइस ने मुझे एक प्राइवेट पार्टी में इनवाइट किया है। 8 नवंबर, आर्चबिशप फैन एस्टिन ने मुझसे मदद मांगी। मैं एक आर्चबिशप के लिए क्या कर सकता हूँ। 9 नवंबर, तो सीक्वेंस पाथवेज में सच में एक राज छुपा हुआ है। आर्चबिशप एस्टिन ने मुझे बताया कि सीक्वेंस 5 बियॉन्डर बनने के बाद बाकी के सीक्वेंसेस को एक या दूसरे पाथवेज के उसी लेवल के सीक्वेंसेस से रिप्लेस किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में, यह मिड सीक्वेंस से हाई सीक्वेंस तक शुरू होता है, लेकिन यह सिर्फ उन 1 या 2 पाथवेज के बीच ही सीमित है।
अगर इसे गलत पाथवे के पोर्शन से रिप्लेस किया गया तो हल्का पागलपन सबसे हल्का नतीजा है और कोई आगे एडवांस नहीं कर सकता। इस तरह कोई सीक्वेंस 4 से आगे पाथवेज को सब्स्टिट्यूट करना शुरू कर सकता है। स्लीपलेस और कॉप्स कलेक्टर पाथवेज, हाँ, चर्च के सेवेंट और मिस्ट्री प्रायर पाथवेज भी एक दूसरे को हाई सीक्वेंस पर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। किलांगोस के मिस्टिकल आइटम में ऐसी क्या खास बात है? ऑड्री ने थोड़े कॉन्फिडेंस से पूछा। उसने ध्यान से सोचा और अचानक एहसास हुआ कि उसके पास बैकलैंड में लोगों को ढूंढने की काफी अच्छी क्षमता है। पहली बात, उसके पिता सबसे अमीर, कनेक्टेड और प्रतिष्ठित नोबल्स में से एक थे, जबकि वो खुद भी यंगर जनरेशन में काफी पॉपुलर थी। इसलिए सोसाइटी के अपर मिडिल क्लास में उसके पास फायदा उठाने के लिए काफी रिसोर्सेज थे। दूसरी बात, जो दो बियॉन्डर्स को वो जानती थी उनके अपने सर्कल्स भी थे। अप्रेंटिस फोर्स पहले एक क्लिनिकल डॉक्टर थी और अब एक लेखिका थी। वो लिटरेरी वर्ल्ड और पब्लिशिंग इंडस्ट्री में काफी लोगों को जानती थी। साथ ही मिडिल क्लास डॉक्टर्स के बीच भी आर्बिटर शियो डेरेचा ने लंबे समय तक मिडलोर क्लास के लोगों की मदद की थी और उनके विवादों में समझौता करवाया था। वो ईस्ट बैकलैंड बोरो में वर्किंग क्लास और माफिया के बीच भी फेमस थी। उसके पास बहुत से छुपे हुए चैनल थे। प्लस उनके जाने माने बियॉन्डर्स और उनके प्रभाव के दायरे को देखते हुए उनकी किसी इंसान को ढूंढने की क्षमता को कम नहीं समझा जा सकता था। जस्टिस के सवाल पर अल्जर ने लगभग तुरंत बिना हिचकिचाए या सोचे जवाब दिया। उस मिस्टिकल आइटम का असली नाम कोई नहीं जानता, लेकिन जो लोग इसके संपर्क में आए हैं वो इसे क्रीपिंग हंगर कहते हैं। किलांगोस हर दूसरे दिन एक जिंदा इंसान की आत्मा और मांस से इसे संतुष्ट करता है, वरना यह अपने मालिक को ही उसके बदले में खा जाता है। यह किलांगोस को ढूंढने का सबसे इंपॉर्टेंट क्लू हो सकता है, ऑड्री ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए कहा। उसे किसी भी ऐसे बुरे आइटम से सख्त बेचैनी और नफरत हुई जो एक जिंदा इंसान का ताज़ा खून और आत्मा चाहता था। हाँ, लेकिन एक बड़े शहर में जहां कम से कम 5 मिलियन लोग रहते हैं, कुछ आवारा लोगों के गायब होने पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। अल्जर ने उसे याद दिलाया। जब से उसके हाथों में क्रीपिंग हंगर आया है, किलांगोस से निपटना बहुत मुश्किल हो गया है। वो पहले एक विंड ब्लेस्ड था, उसके पास पानी, हवा और मौसम से जुड़े डोमेन्स में बहुत बड़ी बियॉन्डर पावर है। लेकिन बाद में लोगों को एहसास हुआ कि वो अपने टारगेट्स को पागल कर सकता है, दूसरों के सपनों में घुस सकता, एक मृत आत्मा को शुद्ध करने के लिए रोशनी बुला सकता है, खुद को मजबूत करने के लिए गा सकता है और अपना रूप बदल सकता है। ऐसा लगभग कुछ भी नहीं है जो वो नहीं कर सकता, अल्जर ने डिटेल में डिस्क्राइब किया। हमें शक है कि यह सारे इफेक्ट्स उस मिस्टिकल आइटम क्रीपिंग हंगर से आए हैं। उसने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि चुपचाप सुन रहे डेरिक बर्ग ने अचानक बोल दिया, शेफर्ड सीक्रेट सप्लिएंट और लिसनर पाथवे का सीक्वेंस 5। हम सिटी ऑफ सिल्वर के 6 सदस्यीय परिषद में एक नई एल्डर है जो एक शेफर्ड है। सन ने बताया था कि वो एक सीक्वेंस 4 एक्सपर्ट से लड़ने के लिए काफी स्ट्रांग है, खैर उसी ग्रेड के एक ईविल स्पिरिट से। क्लाइन का एक्सप्रेशन हल्का सा बदला, लेकिन यह ग्रे फॉग से ढक गया था। जस्टिस भी उस पर ध्यान नहीं दे रही थी। शेफर्ड, जस्टिस और द हैंगमैन ने एक साथ पूछा। एक की आवाज बिल्कुल कंफ्यूज थी, जबकि दूसरे की आवाज हैरान थी, जैसे उन्होंने शेफर्ड का टाइटल कहीं और सुना हो और इसके बारे में कुछ जानते हों, लेकिन असली सिचुएशन को नहीं समझते थे। यह देखकर कि सब उसे घूर रहे हैं, डेरिक अचानक थोड़ा घबरा गया। चाहे वो कितना भी शांत, उदास और परेशान क्यों न हो, आखिर था तो वो एक लड़का ही। उसने जल्दी से हकलाते हुए समझाया, मेरा मतलब था, जो गुंद हैंगमैन ने डिस्क्राइब किए वो सीक्वेंस जॉब शेफर्ड की बियॉन्डर पावर जैसे थे। हर शेफर्ड दूसरे की आत्मा को अपने शरीर में निगल सकता है, जिसमें रेट्स और इविल स्पिरिट्स भी शामिल हैं। वो इन आत्माओं को एक अनोखे तरीके से अपने काम के लिए कंट्रोल करते हैं, जिससे वो उनकी एबिलिटीज का इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल जैसे भगवान के भेड़ों को चरने के लिए बाहर छोड़ना। इसलिए कोई नहीं जानता कि एक शेफर्ड के पास कितनी शक्तियां होती हैं। यह इस पर डिपेंड करता है कि उन्होंने कितनी बियॉन्डर आत्माओं को निगला है, और यह उन्हें बहुत डरावना बनाता है। वो लगभग एक हाई सीक्वेंस बियॉन्डर जैसे होते हैं। लेकिन कुछ लोगों को शक है कि शेफर्ड्स के लिए डिवावरिंग और ग्रेजिंग करते समय आत्माओं की संख्या की एक सीमा होती है और उनके अंदर की आत्माओं को बदला भी जा सकता है। तो शेफर्ड होने का यह मतलब है। ऑरोरा ऑर्डर के कंट्रोल में जो सीक्वेंस पाथवे है वो रहस्यमयी है। कोई हैरानी की बात नहीं कि वो ट्रू क्रिएटर की पूजा करते हैं, ही फॉलन क्रिएटर की। क्लाइन को अचानक ज्ञान हुआ, लेकिन उसने सर नहीं हिलाया, ऐसा दिखावा करते हुए जैसे उसे यह सब बहुत पहले से पता था। इसी बीच उसने मन ही मन आहें भरी, सन, तुम आखिर एक लड़के ही हो। यह बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट इंसाइट। तुम इसे कीमती चीजों के बदले में एक्सचेंज कर सकते थे, लेकिन तुमने सब कुछ बता दिया वैसे ही। हाँ, मिस्टिकल आई क्रीपिंग हंगर द्वारा दिखाई गई एबिलिटी सीक्वेंस 5 शेफर्ड जैसी है। पता नहीं क्या दूसरे सील्ड आर्टिफैक्ट्स में भी बियॉन्डर्स किसी शक्तियां होती हैं। पता नहीं सील्ड आर्टिफैक्ट 2049 एंटिगोनस फैमिली की पपेट किस सीक्वेंस से मिलती जुलती है। सन की एक्सप्लेनेशन सुनने के बाद अल्जर ने अपने दिमाग की उलझन सुलझा ली थी और शांति से सर हिलाया। ऑड्री और भी क्यूरियस हो गई और जोर देकर पूछा, शेफर्ड किस सीक्वेंस पाथवे से हैं? इसका नंबर क्या है? सीक्रेट सप्लिएंट पाथवे सीक्वेंस 5। क्लाइन ने मौके का फायदा उठाते हुए जवाब दिया ताकि वो यह दिखा सके कि उसे सब कुछ पता है। सीक्रेट सप्लिएंट ऑरोरा ऑर्डर।
ऑड्री को अचानक मिस्टर ए याद आया, जो ऑरोरा ऑर्डर का एक संदिग्ध ओरेकल था, और उसका दिल तुरंत भारी हो गया। वो गंभीरता से सोचने लगी कि वो क्या कीमत चुका सकती है जिसके बदले में मिस्टर फुल एक्शन ले और उस घिनौने आदमी से आसानी से छुटकारा दिला दें। लेकिन वो ऐसी कोई चीज नहीं सोच पाई जिससे मिस्टर फुल ऐसा करने के लिए राजी हों। जैसा कि उम्मीद थी, एक भगवान जैसा शख्स आसानी से राजी नहीं होता। आखिरकार ऐसी ज्यादा चीजें और मामले नहीं हैं जो उनकी दिलचस्पी जगाएं। ऑड्री ने आहें भरी, अपने आवेग को एक तरफ रखते हुए। उसने दसन को कृतज्ञता से सर हिलाया, उसे क्रीपिंग हंगर पर एक नया नजरिया देने के लिए शुक्रिया अदा किया ताकि वो उससे ज्यादा तर्कसंगत और कुशल तरीके से निपट सकें। मिस्टर हैंगमैन, मैं मिशन स्वीकार करने को तैयार हूं, लेकिन मैं गारंटी नहीं दे सकती कि मैं वाइस एडमिरल हरिकेन कीलांगोस को ढूंढ पाऊंगी। ऑड्री ने बोलते समय अपने सामने देखा। इससे बेहतर कोई जवाब नहीं हो सकता। आपकी सफलता से कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक आप कोशिश करती हैं। मैं आपको जरूर सीक्रेट इन्फॉर्मेशन या इंटेलिजेंस जैसी चीजों से कंपनसेट करूंगा, और अगर आप सफल होती हैं तो शायद मैं आपको सीधे टेलीपैथिस्ट के मेन इंग्रेडिएंट्स दे दूं। ऑफ कोर्स, शर्त यह है कि हमें पता हो कि वो क्या हैं। अल्जर ने दिलदारी से वादा किया, जो कि एक दुर्लभ दृश्य था। डील। ऑड्री ने अपने होंठ सिकोड़ते हुए हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया। फिर अल्जर ने क्लाइन की इजाजत और मदद से कीलांगोस का पोर्ट्रेट बनाया। वो 7 बड़े पायरेट एडमिरल्स में से एक था। उसका एक अलग चौड़ा ठुड्डी थी, भूरे बाल जो एक प्राचीन योद्धा की तरह सिर के पीछे जोड़े में बंधे हुए थे, और हरी आंखें जो हंसी का इशारा करती लगती थीं, लेकिन अजीब तरह से ठंडी थीं। जब उन्होंने अपनी चर्चा पूरी कर ली और अपने विचार बांट लिए, क्लाइन ने मुस्कुराते हुए गैदरिंग के अंत की घोषणा की। उसने जस्टिस और धैंगमैन को अपनी सीट से तेजी से उठते हुए और झुकते हुए देखा, जबकि दसन उनकी नकल कर रहा था, लेकिन धीरे से। उसने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया और कनेक्शन काट दिया, लेकिन वो तुरंत नहीं गया। सिटी ऑफ सिल्वर में बर्ग परिवार में डेरिक ने अपने जाने पहचाने माहौल को देखा और बाहर अंधेरे आसमान को देखा जिसमें बिजली चमक रही थी। वो एक पल के लिए ट्रांस में चला गया, लेकिन वो जल्द ही होश में आ गया। उसने गोटस्किन और एक क्विल ढूंढा, फिर उसने याद किया हुआ बार्ड फॉर्मूला लिखा। उसने इसे कई बार देखा और आखिरकार निश्चिंत हो गया कि इसमें कुछ भी गलत नहीं था। डेरिक को इस बात की चिंता नहीं थी कि बार्ड फॉर्मूला रखने और एक अलग बियॉन्डर बनने से सिटी ऑफ सिल्वर के उच्च वर्ग का शक बढ़ जाएगा। ऐसा इसलिए था क्योंकि पिछले अन्वेषण अभियानों में उन एलीट सैनिकों के सदस्य अक्सर छोड़े हुए और नष्ट शहरों के राक्षसों से कुछ फॉर्मूलाज, इंग्रेडिएंट्स और अजीब आर्टिफैक्ट्स इकट्ठे करते थे। इस प्रोसेस के दौरान यह आम बात थी कि लोग कुछ लूट प्राइवेटली रख लेते थे, जब तक इसमें कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज शामिल न हो। कैप्टन्स और उच्च अधिकारी अनजाने में इसे नजरअंदाज कर देते थे। समय के साथ कुछ फॉर्मूलाज सिटी ऑफ सिल्वर के अंदर गैर सरकारी चैनल्स के जरिए घूमने लगे। कुछ पीढ़ी मजबूत परिवारों की नींव बन गए। सिटी ऑफ सिल्वर के आसपास के थिंग्स ऑफ द डार्क अक्षाकृत स्थिर थे। कुछ इंग्रेडिएंट्स आसानी से मिल जाते थे, जबकि कुछ सिर्फ तभी मिलते थे जब कोई स्किन की भूमि में 2 श्रापित को एक तरफ रखते हुए। डेरिक ने रहस्यमयी फूल के निर्देशों को याद किया, इसलिए अपने सादे से बेडरूम में उसने अपना सिर झुकाया और सादगी से प्रार्थना की, वो फूल जो इस युग का नहीं है, ग्रे फॉग के ऊपर का रहस्यमयी शास्क, येलो और ब्लैक का राजा जो गुड लक का मालिक है। जोटून एक बहुत प्राचीन भाषा थी। इसमें रिचुअल्स, प्रार्थनाओं और स्पेल कास्टिंग के लिए जरूरी रहस्यमयी गुण थे, इसलिए डेरिक को इनकेंटेशंस को प्राचीन हर्मीस में बदलने की जरूरत नहीं थी। वो फूल जो इस युग का नहीं है। लंबी कांस की मेज पर मान सम्मान की सीट पर बैठे क्लाइन ने अचानक अपने कानों में गूंजती प्रार्थनाएं सुनी। फिर उसने सन के अनुरूप लाल सितारे को टिमटिमाते हुए देखा। उसने इसे छूने की कोशिश नहीं की, लेकिन अगली गैदरिंग से 10 मिनट पहले उसे जवाब देने की प्लानिंग की ताकि सिटी ऑफ सिल्वर का नौजवान अकेले रहने की तैयारी कर ले। सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा उसके लिए समय और तारीख के बदलाव से बचना था, ताकि फूल की शक्तिशाली इमेज को नुकसान पहुंचने की संभावना कम हो जाए। जब उसने यह कन्फर्म कर लिया, क्लाइन ने खुद को स्पिरिचुअलिटी से लपेटा और एक उतराई को प्रेरित किया। अपने कमरे में लौटकर क्लाइन ने स्पिरिचुअलिटी की दीवार हटाई और थोड़ा आराम किया। फिर वो दोबारा बाहर जाने के लिए तैयार हो गया। उसके लिए सीयर की भूमिका निभाना जरूरी नहीं था और उसे डिविनेशन क्लब की अपनी ट्रिप को अपने डेली शेड्यूल में फिक्स करने की जरूरत नहीं थी। वो सिर्फ कभी कभी कुछ एक्स्ट्रा पॉकेट मनी कमाने और एक नाइट हॉक के तौर पर अपनी निगरानी पूरी करने के लिए जाता था। शुरू में क्लाइन पूरी दोपहर आलसी करना चाहता था, लेकिन उसे अचानक कुछ ऐसा याद आया जो उसने अभी तक नहीं किया था। इसलिए उसके पास खुद को इकट्ठा करने के अलावा कोई चारा नहीं था। अपनी अपॉइंटमेंट के अनुसार उसे उस दिन डिटेक्टिव हेनरी से मिलना था और लाल चिमनी की जांच की अंतिम रिपोर्ट स्वीकार करनी थी। उफ, मैंने सुना है कि बड़े लोग सब काफी बिजी रहते हैं। मुझे अभी भी बेंसन और मेलिसा के साथ टिंगेन इन फैमिली सर्वेंट असिस्टेंस एसोसिएशन जाकर एक अच्छी मेड सर्वेंट ढूंढने के लिए कुछ समय निकालना है। क्लाइन ने अनिच्छा से अपनी शर्ट बल्ली, अपना काला टक्सीडो पहना और अपनी सिल्क टॉप हैट और चांदी जड़ी छड़ी पकड़ी। फिर एक जेंटलमैन की तरह दरवाजे से बाहर निकल गया। बेसिक स्ट्रीट पर हेनरीज प्राइवेट डिटेक्टिव कंपनी के नीचे क्लाइन ने एक मास्क पहना और अपनी हैट नीचे की, फिर तेजी से सड़क पार करके सीढ़ियों में घुस गया। प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर के ऑफिस में। सर, आपका रिक्वेस्ट पूरा हो गया है।
डिटेक्टिव हेनरी ने अपने सामने बैठे जेंटलमैन से अपनी भारी आवाज में कहा। उसने चैन की सांस ली। यह आसान मिशन नहीं था, न ही बहुत मुश्किल, लेकिन इसने हमारे बहुत सारे रिसोर्स और एनर्जी खर्च कर दिए। सच कहूं तो मैं थोड़ा पछता रहा हूं। मुझे पछतावा है कि मैंने इस मिशन के लिए बहुत कम कीमत रखी। नहीं, चाहे तुम कुछ भी कहो, मैं एक पैसा भी ज्यादा नहीं दूंगा, क्लाइन ने अपने दिल में जोर दिया। उसने कॉफी टेबल पर रखे डॉक्यूमेंट्स के मोटे गट्ठर की तरफ इशारा किया और पूछा, क्या यह इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है? हाँ, हेनरी ने कम से कम 60 पन्नों वाली रिपोर्ट पर दबाव डाला और आहें भरी। यह सबसे मुश्किल मैंने पूरी की है। क्लाइन ने मोटी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट ली और खड़ा हो गया। उसने हल्का सा झुका और तुरंत अपनी छड़ी हाथ में लिए दरवाजे की तरफ चल पड़ा। डिटेक्टिव हेनरी का आखिरी जुमला उसके गले में ही अटक गया है। तुम कैसे उम्मीद कर सकते हो कि मैं इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में इस्तेमाल हुए कागज के पैसे दूंगा? वो तो फीस में पहले से ही शामिल होना चाहिए। क्लाइन ने अपने पास बचे 5 पाउंड 8 सोली को छुआ और दिल में बड़बड़ाया। वो तेजी से बेसिक स्ट्रीट पर चल पड़ा। उसने आसपास देखा और कंफर्म किया कि कोई उस पर ध्यान नहीं दे रहा है। फिर वो जगह छोड़कर चला गया। उसने एक मौका ढूंढा और अपना मास्क उतार दिया। क्लाइन का इरादा तुरंत घर जाने का नहीं था। वो एक कैफे ढूंढना चाहता था और इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट को ऑर्गेनाइज करना चाहता था। वो उन घरों को ढूंढना चाहता था जहां लाल चिमनी का डिवीडिनेशन करने के बाद किराएदार बदले अपनी जांच कर सकता था। फिर उस इलाके में बहुत से कैफेज थे, लेकिन कोई भी क्लाइन के क्राइटेरिया पर खरा नहीं उतर रहा था। जब से स्टीम और मशीनरी समय का प्रतीक बन गए थे, ज्यादा से ज्यादा कैफेज ने अपनी सजावट कर दी थी और सस्ते रेस्टोरेंट्स जैसे बन गए थे। वो व्यस्त वर्कर्स को रिफ्रेशमेंट्स, कॉफी, ब्रेड और मटर और मटन स्टू जैसे डिशेस प्रोवाइड करते थे। इसलिए सम्मानित लेडीज और जेंटलमैन अब चीजों पर चर्चा करने के लिए कैफेज में नहीं जाते थे। वो अब इन हरकतों को अपने स्टेटस का प्रतीक नहीं मानते थे। अलग अलग क्लब्स आने लगे और कैफेज की जगह सोशलाइजिंग के लिए ले ली। कुछ देर बाद क्लाइन को आखिरकार एक कैफे मिला जिसका माहौल ठीक ठाक था। वो एक अलग कोने में बैठा और अपनी एक पेनी वाली साउथविल कॉफी का एक घूंट लिया। फिर इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट खोल कर देखने लगा। अटिंगन सिटी के नॉर्थ बोरो, साउथ बोरो, ईस्ट बोरो, गोल्डन इंडस, हार्बर बोरो और यूनिवर्सिटी बोरो में कुल अब 3 से बिल्डिंग्स हैं जिनकी गहरी लाल चिमनी है। टिंगेन सिटी के बाहर के इलाकों में कुल 8 बिल्डिंग्स हैं जिनकी लाल चिमनी रिक्वेस्टर ने डिस्क्राइब की है। इसमें उन टाउन्स या विलेजेस की बिल्डिंग शामिल नहीं हैं जो अपेक्षाकृत दूर हैं, भले ही वो टिंगेन के अधिकार क्षेत्र में आती हों। नीचे उन हर बिल्डिंग्स के पते और किराएदार के रिकॉर्ड्स हैं। रिक्वेस्ट के अनुसार पिछले 3 महीनों की गतिविधियां ज्यादा डिटेल में रिकॉर्ड की गई हैं। क्लाइन एक के बाद एक पन्ने पलटता गया। कभी कभी अपने साथ लाए कागज पर फाउंटेन पेन से नोट्स बनाता। आखिरकार जब उसे उस तरह की लाल चिमनी मिली जैसी उसने देखी थी, उसे एहसास हुआ कि 25 बिल्डिंग्स में किराएदार बदल गए थे। यह बहुत ज्यादा नहीं है। मुझे 2 दिन के अंदर अपनी इन्वेस्टिगेशंस पूरी करने की कोशिश करनी चाहिए। आखिरकार मैंने वो लाल चिमनी और घर के कुछ हिस्से अपने सपने में देखे हैं। जब मैं उन निशानों को दोबारा देखूंगा तो मेरी आत्मिक अनुभूति को एक जानी पहचानी एहसास होगा। मैं उस तरह से टारगेट कंफर्म कर लूंगा। दूसरे शब्दों में, मैं एक चलती फिरती इन्वेस्टिगेशन मशीन हूं। क्लाइन ने सर हिलाया। उसने बिल्डिंग्स को उनकी लोकेशन के आधार पर बांटा और उस दिन उनमें से 15 की जांच करने की प्लानिंग की। उसे इस बात का जवाब पाने के लिए डिविनेशन करने की जरूरत नहीं थी कि यह इन्वेस्टिगेशंस खतरनाक साबित होंगी या नहीं, क्योंकि किराएदार बदल गए थे। इसका मतलब था कि संयोगों के पीछे का मास्टरमाइंड्स पहले ही चला गया था। उम्मीद है कि नए किराएदार जानते होंगे कि पिछले किराएदार कैसे दिखते थे, लेकिन जब से पर्दे के पीछे का इंसान मेरी किस्मत को बिना किसी के ध्यान में आए कंट्रोल कर सकता है, यहाँ तक कि संयोगों को इतना स्वाभाविक महसूस करा सकता है, उसके पास जरूर कोई तरीका होगा कि वो अपने पीछे छोड़े हुए निशान मिटा सके। उफ, मैं सिर्फ गॉडेस से प्रार्थना कर सकता हूँ और उम्मीद कर सकता हूँ कि उसने कोई क्लू छोड़ा हो। क्लाइन ने आहें भरी। उसने खुद को तैयार किया और अपनी हैट पहनी। फिर उसने अपनी छड़ी और रिपोर्ट पकड़ी और कैफे से निकल गया। क्लाइन ने 2 सोली एक रेंटेड कैरेज पर खर्च किए और डिनर से पहले लाल चिम वाली 15 बिल्डिंग्स का दौरा किया। दुर्भाग्य से कोई भी बिल्डिंग वो नहीं थी जो उसने अपने सपने में देखी थी। अगर कल की इन्वेस्टिगेशन का भी यही नतीजा निकला तो काफ़ी मुश्किल हो जाएगी। हो सकता है कि मेरे डिविनेशन में देखने के बाद भी वो अभी भी लाल चिमनी वाले घर में ही रह रहा हो। इसका मतलब यह हो सकता है कि वो बहुत कॉन्फिडेंट है और मेरी इन्वेस्टिगेशन से नहीं डरता, बल्कि वो शायद टिंगेन नाइटहॉक से भी नहीं डरता, या शायद उसे नहीं पता एक्सपोज हो गया है। इसका मतलब यह होगा कि मेरी डिविनेशन का विरोध करने वाली शक्ति उसकी अपनी नहीं थी। क्लाइन 2 डैफोडिल स्ट्रीट के सामने खड़ा हुआ और अलग अलग संभावनाओं का विश्लेषण किया। कुछ मिनट बाद उसने अपना टक्सीडो झाड़ा और अपनी हैट पर दबाव डाला, फिर अपनी चाबी निकाली और मुस्कुराते हुए घर में घुस गया। उसका इरादा उस रात बेंसन और मेलिसा के लिए स्ट्यूड मटन और हनी ग्लेज्ड बारबेक्यू तैयार करने का था। रात के 11 बजे भाई बहन ने एक दूसरे को गुड नाइट कहा और अपने कमरों में चले गए। क्लाइन ने अपने कमरे का दरवाजा बंद किया और अपनी डेस्क के सामने खड़ा हो गया। उसने अपनी गैस लैंप की रोशनी में ओरियल विंडो से बाहर देखा। उस वक्त सड़कें अंधेरे में डूबी हुई थीं। सिर्फ कुछ स्ट्रीट लैंप्स रास्ता रोशन कर रहे थे।
तारे रात के आसमान रूपी पर्दे पर बिखरे हुए थे। बहुत से तारे थे, बस वो साफ दिखाई नहीं दे रहे थे। अब पता नहीं बैकलैंड कैसा होगा, उसके लैंड ऑफ होप और कैपिटल ऑफ कैपिटल्स के टाइटल्स के साथ, क्लाइन ने खुद से कहा। उसने अपना हाथ अपने पर्दे को पकड़ने के लिए बढ़ाया, उसे खींचने का इरादा था। उसी वक्त एक बुरा हवा का झोंका उस पर बिना चेतावनी के आया। उसके लैंप की रोशनी गहरी हरी हो गई। क्लाइन अनजाने में कुछ कदम पीछे हट गया। उसके पेशेवर इंस्टिंक्ट्स ने उसे अपने बाएं दाढ़ को 2 बार टैप करने पर मजबूर किया। साथ ही वो बेड की तरफ झुका और अपने तकिए के नीचे से अपनी रिवॉल्वर निकालने की कोशिश की। उसकी नजर में एक चेहरा अचानक डेस्क के ऊपर और गैस लैंप के नीचे दीवार से बाहर निकला। यह एक पारदर्शी चेहरा था जिसमें ना आंखें थी न नाक, उसमें सिर्फ एक मुंह था। गोली मत चलाना, मुंह वाला चेहरा बोला। यह कम्युनिकेट कर सकता है। क्लाइन के हाथ में रिवॉल्वर पहले से ही थी और उसने निशाना लगा लिया था। तुम्हें क्या चाहिए? उसने गहरी आवाज में पूछा। चेहरा हंसा। मैं डेली हूं। डेली? स्पिरिट मीडियम डेली? वो स्पिरिट मीडियम डेली जिसे बैकलैंड डायोसिस भेजा गया था। क्लाइन ने शक से अपनी भौहें उठाईं। मैडम डेली, मुझे पता है कि तुमसे मिलने का यह तरीका थोड़ा अशिष्ट है। मुझे तुम्हें एक चेतावनी देनी चाहिए थी ताकि तुम जरूरी तैयारियां कर लेते, लेकिन अभी तुमसे मिलना मेरे लिए सुविधाजनक नहीं है, इसलिए मैं तुमसे इस छोटे से लड़के का इस्तेमाल करके कम्युनिकेट कर सकती हूँ। पारदर्शी चेहरा हंसा। भले ही आवाज अलग और खराब है, बोलने का तरीका सच में मैडम डेली का ही स्टाइल है। एक स्पिरिट मीडियम की एबिलिटीज सच में कूल है। क्लाइन ने सोचा। उसने अपनी रिवॉल्वर नीचे नहीं की और पूछा, मैडम आप मुझसे किस बारे में बात करना चाहती हैं? अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं पहले बेडरूम को स्पिरिचुअलिटी से सील कर देती, वरना तुम्हारे परिवार के सदस्य तुम्हें पागल समझ सकते हैं। पारदर्शी चेहरा हंसा। हे, तुम्हें इतना सावधान रहने की जरूरत नहीं है। मैं डन के लेटर की वजह से टिंगेन में चुपके से वापस आई हूँ। तुम जानते हो कि एक नाइट हॉक अपनी मर्जी से असाइन किया गया एरिया नहीं छोड़ सकता। कैप्टन का लेटर। क्लाइन डेस्क के पास नहीं गया। इसके बजाय उसने अपने काले ट्रेंच कोट के छुपे हुए पॉकेट में रखे होली नाइट पाउडर को महसूस किया। डन और मैं दोनों ही बियॉन्डर्स हैं जिन्होंने टिंगेन नाइट हॉक से शुरुआत की। हमारा हमेशा एक अच्छा रिश्ता रहा है। पिछले थर्सडे, हाँ थर्सडे, उसने मुझे एक लेटर भेजा और तुम्हारा जिक्र किया। उसने कहा कि तुमने एक मिस्ट्री प्रायर के मैक्सिम की नकल की, एक सीयर के लिए नियम का एक सेट बनाया और दावा किया कि यह तुम्हारी पोषण को समझने में मदद करने में प्रभावी था। उसके बाद से तुमने ऐसी आवाजें सुनना और दृश्य देखना बंद कर दिया जो तुम्हें नहीं सुनने और देखने चाहिए थे। डन ने कहा कि यह बिल्कुल वैसा ही था जैसा मैंने किया था। हे, क्या तुम कमरे को सील नहीं करने वाले? मुझे पर्सनली तुम्हारे भाई और बहन के गलत समझने से कोई फर्क नहीं पड़ता। पारदर्शी चेहरा एक उचित गति से बोला। तो यह वजह है। यह सच में मैडम डेली है। क्लाइन ने चैन की सांस ली। होली नाइट पाउडर को इनर पॉकेट में वापस धकेल दिया। फिर वो डेस्क पर गया और ड्रॉवर से रिचुअल्स के लिए इस्तेमाल होने वाला सिल्वर डैगर निकाला। उसने जल्दी से एक स्पिरिचुअलिटी की दीवार बनाई, फिर बाहर निकले हुए चेहरे की तरफ मुड़ा। मैडम डेली। कैप्टन ने लेटर में और क्या बात की थी? उसने सिर्फ अपनी उलझन व्यक्त की और कहा कि उसे कुछ समझ आ रहा है, लेकिन वो उसे साफ तौर पर डिस्क्राइब नहीं कर सकता। वो इस मामले पर मेरी राय चाहता था, डेली ने बिना आंखों वाले चेहरे की मदद से कहा। और जब मैंने आज सुबह लेटर पढ़ा तो मैं जान गई कि तुम उतने अनजान नहीं हो जितना तुम दिखावा करते हो। हे मिस्टर मोरेटी, मुझे लगता है कि तुमने एक्टिंग मेथड डिड्यूस कर लिया है। इसी वजह से आप मुझे ढूंढने आई हैं। क्लाइन ने न तो उनके बयान की पुष्टि की, नहीं इनकार। डेली साफ तौर पर एक्टिंग मेथड के बारे में जानती हैं। उसने शांति से यह निष्कर्ष निकाला। डेली के पारदर्शी चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। हाँ, मेरा मानना है कि हमें एक दूसरे के साथ ईमानदार रहना चाहिए। मैं जानती हूं कि तुमने एक्टिंग मेथड डिड्यूस कर लिया है और तुम भी जानते हो कि मैं एक्टिंग मेथड को समझती हूं। उफ, लेकिन जो चीज मुझे नाखुश कर रही है वो यह है कि मुझे इसे समझने में लगभग 2 साल लगे, लेकिन तुम सिर्फ 1.5 महीने से बियॉन्डर हो। डेली को सुनने के बाद क्लाइन कुछ देर चुप रहा, फिर वो ईमानदारी से मुस्कुराया। ऐसा इसलिए है क्योंकि मेरे पास आप एक रोल मॉडल के तौर पर हैं। वो कहना चाहता था कि वो जायंट्स के कंधों पर खड़ा है, लेकिन आखिरकार उसने एम्परर रॉसेल को कन्वर्सेशन में आने का मौका नहीं देने का फैसला किया। क्लाइन के जवाब ने डेली को हंसा दिया। सिर्फ मुंह वाले पारदर्शी चेहरे ने कहा, भले ही तुमने मिस्ट्री प्रॉयर्स के मैक्सिम से इंस्पिरेशन ली और अपने थ्योरीज को मेरे अनुभव और परफॉर्मेंस से कंफर्म किया, तुमने सिर्फ 1 महीने में एक्टिंग मेथड को समझ लिया और अपना खुद का सीयर प्रिंसिपल बना लिया। इससे पता चलता है कि तुम्हारे पास अद्भुत बुद्धि और एक खुला दिमाग है। क्लाइन उस टॉपिक पर नहीं उलझा जिससे उसे शर्मिंदगी होती, बल्कि उसने जवाब में पूछा, मैडम क्या चर्च के हायर अप्स इस तथाकथित एक्टिंग मेथड के बारे में जानते हैं? बिना शक के वो इसे बहुत साफ तौर पर समझते हैं। मैंने एक बार चर्च में ऐतिहासिक जानकारी पढ़ी थी और उन लोगों की कहानियां ढूंढी थी जिन्होंने नियमों को नजरअंदाज किया और तेजी से आगे बढ़े। मुझे एहसास हुआ कि ऐसे कई नाइट हॉक्स और बिशप्स थे। मैं भी सबसे अनोखी नहीं हूँ, लेकिन उनका अंजाम। डेली जानबूझकर रुकी और उसकी आवाज अचानक भारी हो गई। उनका अंजाम कैसा था? क्लाइन ने अपने दिल में एक खिंचाव महसूस करते पूछा। कहीं ऐसा तो नहीं कि चर्च ऑफ एवरनाइट एक्टिंग मेथड को किसी शैतान या बुरे देवता का बहकावा मानता है? पारदर्शी चेहरा अचानक हंसा। उनका अंजाम काफी अच्छा था।
कुछ को छोड़कर जो कंट्रोल खो बैठे या बियॉन्डर घटनाओं में शहीद हो गए, बाकी सब कम से कम आर्च बिशप्स या हाई रैंकिंग डीकन्स बन गए। उनमें से ऐसे एक्सपर्ट्स भी हैं जो सफलतापूर्वक हाई सीक्वेंस बियॉन्डर्स बन गए हैं। चर्च ऑफ गॉडेस में सीक्वेंस 4 और सीक्वेंस 3 को सेंट्स कहा जाता है, जबकि सीक्वेंस 2 और सीक्वेंस 1 को ग्राउंडेड एंजल्स कहा जाता है। ऑफ कोर्स हर एंजेल कभी न कभी एक सेंट था। मैडम डेली, आपने जानबूझकर मुझे पहले डराने की कोशिश की। क्लाइंट के होठों का कोना थोड़ा हिला, फिर उसने अपने शक को बिना छुपाए पूछा, जब से चर्च ने एक्टिंग मेथड को मास्टर कर लिया है, तो उन्होंने हर नाइट हॉक को क्यों नहीं बताया? भले ही यह हर नाइट हॉक को कंट्रोल खोने से नहीं रोकेगा, लेकिन यह निश्चित रूप से संभावना को कम करेगा और अनावश्यक नुकसान को कम करेगा। पारदर्शी चेहरे पर एक उदासी का भाव आ गया। मुझे भी नहीं पता क्यों। उन्होंने मुझे बताया कि जब मैं एक आर्चबिशप या हाई रैंकिंग डीकन बन जाऊंगी, तब मुझे इस राज का पता चलेगा। मैं आज यहाँ इसलिए आई हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी स्पेशल रिक्वेस्ट देने से पहले डन को एक्टिंग मेथड के बारे में ज्यादा साफ तौर पर बता दो। क्लाइंट इतना बेवकूफ नहीं था कि वो पूछे कि वो खुद ऐसा क्यों नहीं कर सकती। इसके बजाय उसने सोचते हुए कहा, एक बार चर्च द्वारा ध्यान दिए जाने के बाद किसी को एक्टिंग मेथड के बारे में किसी को न बताने की कसम खानी पड़ती है। हाँ, तुम्हें गॉडेस के पवित्र वस्तुओं के सामने यह करना होगा और उनके नाम पर कसम खानी होगी। इसमें काफी बंधन शक्ति होती है। मुझ पर विश्वास करो, तुम निश्चित रूप से उल्लंघन का परिणाम नहीं जानना चाहोगे। मैं इसके बारे में सिर्फ उन लोगों से बात कर सकती हूँ जिन्होंने एक्टिंग मेथड को मास्टर कर लिया है, जैसे तुम। तुम्हारे जवाब देने से पहले ही तुम्हारे बॉडी लैंग्वेज ने मुझे जवाब दे दिया था, इसलिए मैंने यह शब्द कहने की हिम्मत की। डेली ने उस डरावने चेहरे से आंखें भरवाईं। वो एक पल रुकी और फिर बोली, मैंने उस वक्त एक्टिंग के सार को सिर्फ हल्का सा समझा था और पोषण को बहुत जल्दी डाइजेस्ट कर लिया था। हाँ, चर्च के हायर अप्स में पोषण के कंट्रोल को डिस्क्राइब करने के लिए डाइजेस्टिंग शब्द का इस्तेमाल बहुत उचित है। वैसे भी कसम लेने से पहले और एक्टिंग मेथड के बारे में पता चलने से पहले मुझे इसकी साफ समझ नहीं थी, इसलिए मैं इसे डन और दूसरों को सही तरह से एक्सप्लेन नहीं कर सकती थी। मैंने पहले हार मान ली थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं तुमसे मिलूंगी। एक अजीब अद्भुत जो स्पेशल एप्लीकेशन देने से पहले एक्टिंग को साफ तौर पर समझ सकता है, नहीं एक जीनियस। तो आप मुझे ऐसे देखती हैं, मैडम? क्लाइंट के मुंह का कोना हिला, फिर उसने गंभीरता से वादा किया, मेरा इरादा पहले से ही कैप्टन को अपनी स्पेशल एप्लीकेशन के जरिए एक्टिंग मेथड के अस्तित्व के बारे में याद दिलाने का था। आपकी एक्सप्लेनेशन के साथ मुझे और चिंता करने की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छा, तुम बहुत दयालु लड़के हो। डेली की आवाज आराम से भरी थी। मैडम, आप मुझसे सिर्फ 2 से 3 साल ही बड़ी हैं। क्लाइंट ने मन ही मन उसके शब्दों में गलती बताई। उसके आगे कुछ बोलने से पहले ही पारदर्शी डरावना चेहरा बोलता रहा, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो या किसी चीज की जरूरत हो तो तुम मुझे एक लेटर लिख सकते हो। मेरा इंतजार करो। है, जब मैं एक आर्चबिशप या एक हाई रैंकिंग डीकन बन जाऊंगी जिससे मुझे यह समझने की इजाजत मिलेगी कि चर्च एक्टिंग मेथड को क्यों छुपाता है, तब मैं तुम्हें इशारा दूंगी कि यह अच्छी चीज है या बुरी। क्लाइंट अचानक जोश में आ गया और उसने बिना हिचकिचाए पूछा, मैडम आपका एड्रेस क्या है? उसके लिए जितनी ज्यादा मदद मिले उतना ही अच्छा था। प्लस वो एक काफी शक्तिशाली स्पिरिट मीडियम थी। यह देखकर कि क्लाइंट ने इस आइडिया का बिल्कुल विरोध नहीं किया। डेली थोड़ी देर चुप रही और फिर हंसी। हमारी कम्युनिकेशन पोस्ट ऑफिस के जरिए नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम नॉर्मल लेटर्स का इस्तेमाल करेंगे। यह बहुत खतरनाक है। मैं तुम्हें एक अपेक्षाकृत आसान रिचुअलिस्टिक मैजिक सिखाऊंगी। तुम इसका इस्तेमाल एक विशेष स्पिरिट को बुलाने के लिए कर सकते हो जो मेरी है। लेटर उसे दे देना और वो उसे सही तरह से मुझ तक पहुंचा देगी। यह टेलीग्राम से तेज नहीं होगा, लेकिन यह स्टीम लोकोमोटिव से तेज है। अगर तुम दोपहर में एक मैसेज भेजोगे तो मुझे वो मैसेज उसी रात बैकलैंड में मिल जाएगा। क्लाइंट ने उसे पूरे ध्यान से सुना। उसने हल्का सा सर हिलाया। एक बहुत व्यवहारिक रिचुअलिस्ट मैजिक। डेली हंसी। इस रिचुअलिक मैजिक की अनोखापन यह है कि तुम खुद से प्रार्थना करते हो, अपनी ही स्पिरिचुअलिटी से शक्ति प्राप्त करते हो, बिना किसी देवता के जरिए। इसलिए यह काफी गुप्त है, लेकिन यह बहुत शक्तिशाली नहीं है। पहले तुम अनुरूप डोमेन में एक जड़ी बूटी और एसेंशियल ऑयल चुनते हो। यह नॉर्मल रिचुअलिस्टिक मैजिक से अलग नहीं कि तुम्हें सिर्फ उस कैंडल की जरूरत जो तुम्हें रिप्रेजेंट करती है। फिर स्पेल के बारे में 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा मैं है प्राचीन हर्मिस जोटुन ड्रैगोनिश या एल्विश में मैं चिल्लाओ। दूसरा हिस्सा मैं अपने नाम पर बुलाता हूं है, वो हिस्सा हर्मीस में कहा जा सकता है। तीसरा हिस्सा बुलाए जाने वाले ऑब्जेक्ट का सटीक विवरण है। मिसाल के तौर पर तुम भविष्य में इसका इस्तेमाल करोगे। वो स्पिरिट जो बेमोल घूमती है, वो हायर डायमेंशनल प्राणी जिसे एक इंसान आदेश देता है, वो संदेशवाहक जो डेली सिमोन का है। हायर डायमेंशनल मिस्टिसिज्म में इसे आमतौर पर स्पिरिट वर्ल्ड कहा जाता है। क्लाइंट ने रिचुअल प्रोसीजर का विश्लेषण करते हुए याद किया। उस पहलू में उसे मुश्किल से ही एक एक्सपर्ट माना जा सकता था। इस तरह के रिचुअलिस्टिक मैजिक का फायदा यह है कि यह एक देवता को बुलाने से बचता है, लेकिन पूरी तरह से एक इंसान की शक्ति पर निर्भर करता है। यह एक देवता के विशेष डोमेन द्वारा लगाए गए बंधनों के बिना अलग जादुई प्रभाव हासिल करता है। शमशान की शक्ति में है कमसार के लिए कमजोर नतीजा और शक्तिशाली के लिए शक्तिशाली नतीजा।
क्लाइन को लगा कि उसने एक बार फिर नया मिस्टिज्म ज्ञान प्राप्त किया है जिसके संपर्क में वो अपने वर्तमान सीक्वेंस पर कभी नहीं आ पाता। डेली ने डिस्क्रिप्शन को कई बार दोहराया और गंभीरता से जोर दिया, याद रखना, बुलाए जाने वाले ऑब्जेक्ट का असली विवरण मत बदलना, वरना रिचुअल आसानी से एक भयानक राक्षस को आकर्षित कर सकता है। ठीक है। क्लाइन ने ईमानदारी से सर हिलाया। साथ ही उसे अचानक कुछ सूझा, अगर मैं बुलाए जाने वाले ऑब्जेक्ट का विवरण बदलकर वो फूल जो इस युग का नहीं है, ग्रे फॉग के ऊपर का रहस्यमयी शासक, येलो और ब्लैक का राजा जो गुड लक का मालिक है, कर दूं, तो क्या समन होगा? क्या यह बिल्कुल बेकार होगा, या ग्रे फॉग अचानक उतर आएगा, या मुझे उस रहस्यमयी स्पेस में जवाब देना पड़ेगा? क्या यह मुझे ग्रे फॉग के ऊपर की दुनिया से और शक्ति लाने में मदद करेगा? क्या इससे एक भयानक चेन इफेक्ट होगा? क्लाइन को म्यूटेटेड सन सेक्रेड एम्ब्लेम के साथ अपने एक्सपेरिमेंटेशन के बाद अभी भी डर के निशान महसूस हो रहे थे। आखिर में उसने अपने इरादे का पालन किया और ग्रे फॉग के ऊपर डिवाइन करने की प्लानिंग की। फिर फैसला करेगा कि उसे यह कोशिश करनी चाहिए नहीं, या उसने सोचा और दिलचस्पी से पूछा, मैडम, अगर कोई एक्टिंग मेथड का सख्ती से पालन करे तो सीक्वेंस 8 से सीक्वेंस 7 तक जाने में कितना समय लगता है, और सीक्वेंस 7 से सीक्वेंस 6 तक कितना? जो जानकारी मैंने पढ़ी है उसके अनुसार सीक्वेंस 8 से सीक्वेंस 7 तक 3 महीने से 2 साल तक का समय लगता है। यह इस पर डिपेंड करता है कि क्या तुम एक्टिंग प्रोसेस के दौरान मूल आत्मा और अनुरूप सिद्धांत को समझ पाते हो। सीक्वेंस 7 से सीक्वेंस 6 तक आधे साल से 3 साल तक का समय लगता है। उसी तरह सीक्वेंस 6 से सीक्वेंस 5 तक, जहां तक सीक्वेंस 5 से सीक्वेंस 4 की बात है, 3 से 20 साल। डेली ने मोटे तौर पर डिस्क्राइब किया। क्लाइन अचानक मुस्कुराया, तो मैडम, क्या आप पहले से ही सीक्वेंस 6 पर हैं? उसने डन से सुना था कि डेली ने सीक्वेंस 9 कॉर्प्स कलेक्टर से सीक्वेंस 8 ग्रेवडिगर तक 1 साल का समय लिया था। फिर ग्रेवडिगर से सीक्वेंस 7 स्पिरिट मीडियम उसने 1 और साल लिया। वो 5 साल से बियॉन्ड डर थी। दूसरे शब्दों में, डेली लगभग 3 साल तक स्पिरिट मीडियम के स्टेज पर थी। हाँ, यही वजह है कि मुझे बैकलैंड डायोसीज में ट्रांसफर किया गया। डरावने पारदर्शी चेहरे ने साफ साफ जवाब दिया। मेरा वर्तमान पेशा एक स्पिरिट गाइड है, लेकिन मुझे स्पिरिट मीडियम नाम ज्यादा पसंद है। ठीक है, यह छोटा सा लड़का थक रहा है, मुझे जाना होगा। ऐसी परिस्थितियों में मैं भगवान तुम्हारा भला करे नहीं कहूंगी। स्वीट ड्रीम्स। क्लाइन ने अपनी छाती पर हाथ रखा, मुस्कुराया और झुका। नहीं, आज रात कोई स्वीट ड्रीम्स नहीं होंगे। मुझे बैकलैंड वापस जाना है। यह एक खुशनुमा अनुभव नहीं है। यह किसी ऐसे इंसान के रिश्ते में होने जैसा है जिसे तुम पसंद नहीं करते। डेली की आवाज धीमी हो गई और बिना आंखों या नाक वाला पारदर्शी चेहरा धीरे दीवार में वापस सिकुड़ गया, बिना कोई निशान छोड़े। गैस लैंप की रोशनी अचानक तेज हो गई और उदासी हवा गायब हो गई। क्लाइन, जिसने पूरे समय अपनी स्पिरिट विजन एक्टिवेट रखी थी, बदलाव को हक्का बक्का देखता रहा। उसे होश में आने में थोड़ा समय लगा। स्पिरिट मीडियम नहीं, स्पिरिट गाइड बहुत प्रभावशाली है। यह सच में एक संदेशवाहक को कॉन्जर कर सकता है। पता नहीं मेरे सीक्वेंस 7 और सीक्वेंस 6 की स्पेशलिटी क्या है, उसने खुद से कहा। फिर उसने जल्दी से स्पिरिचुअल दीवार को हटाया, अपने बेडरूम की गैस लैंप बंद की और चुपचाप अंधेरे में लेट गया। उसका उस रात ग्रे फॉग के ऊपर की दुनिया में जाने का कोई इरादा नहीं था, बस इस डर से कि डेली अचानक वापस आ जाए, डन स्मिथ के क्लासिक शब्द कहे, ओह हाँ, मैं एक चीज भूल गई। जब ऐसा होगा तब मैं उसे मौत से भी शांत नहीं कर पाऊंगा। दूसरे दिन क्लाइन ब्लैकथॉर्न सिक्योरिटी कंपनी में 3 मिनट पहले पहुंच गया। गुड मॉर्निंग क्लाइन, नया क्लर्क आ गया है। रोज़ैन ने एक शानदार मुस्कान के साथ ग्रीट किया। क्लाइन ने उसके लिए दिल से खुशी महसूस की। बधाई हो रोज़ैन, गॉडेस ने तुम्हारी प्रार्थनाएं सुन ली। मेरी स्किन फिर से परफेक्ट कंडीशन में आ जाएगी। रोज़ैन ने सर हिलाया, उसकी आंखें खुशी से चमक रही थीं। थोड़ी देर बात करने के बाद क्लाइन पार्टीशन से गुजरा और कैप्टन के ऑफिस के दरवाजे पर नॉक किया। प्लीज कम इन, डन की मधुर आवाज आई। क्लाइन ने दरवाजा खोलकर अंदर प्रवेश किया। उसने देखा कि उसका कैप्टन अनजाने में सीधा बैठ गया और उसकी ग्रे आंखें गहरी हो गईं। ऐसा लग रहा जैसे वो परेशानी के तैयार था। क्लाइन ने अपना गला साफ किया, अपनी हैट और छड़ी एक तरफ रखी, फिर बैठ गया। कैप्टन, मुझे कुछ रिपोर्ट करना है। क्या है? डन ने अपने हाथ बांधकर गहरी आवाज में पूछा। क्लाइन ने गंभीर डन स्मिथ को देखा और अचानक मुस्कुराया। कैप्टन, मुझे कल कुछ समझ आया। और वो क्या है? डन ने गंभीर लहजे में सवाल दोहराया। वो पीछे टिका और अपने जुड़े हुए हाथ खोले। क्लाइन ने अपने तैयार किए हुए स्क्रिप्ट को याद किया। जब मैं अपने पिछले अनुभवों का निष्कर्ष निकाल रहा था, मुझे एहसास हुआ कि सीक्वेंस पोशंस के नाम में एक पूरा सेट ऑफ प्रिंसिपल्स है जो हमें उन पर कंट्रोल हासिल करने में मदद कर सकता है। एक सेट ऑफ प्रिंसिपल्स जो हमें नकारात्मक प्रभावों से बचने की अनुमति देता है। जब हम इन सेट ऑफ प्रिंसिपल्स के अनुसार काम कर रहे होते हैं तो हम उस अनुरूप जॉब के एक सदस्य जैसे बन जाते हैं। उसी तरह यह सेट ऑफ प्रिंसिपल्स छुपे हुए हैं, वो आपको सीधे तौर पर नहीं बताए जाते। हम सिर्फ अनुरूप जॉब से धीरे धीरे निष्कर्ष निकाल सकते हैं, फिर अलग अलग फीडबैक के आधार पर अपनी समझ को एडजस्ट कर सकते हैं। इसलिए जब मैं डिविनेशन क्लब में एक असली सीयर बना और मैंने सीयर के लिए अपना सेट ऑफ प्रिंसिपल्स हासिल किया, तो मुझे परेशान करने वाली सुनाई और दिखाई देने वाली भ्रम बस गायब हो गए। यही है जो मुझे समझ आया। अपनी बात पूरी करने के बाद क्लाइन ने अपने दिल में एक आहे भरी।
उसने वो सब कुछ कह दिया जो उसे कहना था, सिवाय एक्टिंग शब्द का स्पष्ट रूप से जिक्र किए। उफ, उम्मीद है कि कैप्टन चर्च को नहीं बताएगा कि मैंने पहले ही ऐसे विचार विकसित कर ली हैं। जब उनसे पूछा जाएगा, इससे मुझ पर बहुत ज्यादा ध्यान आ जाएगा। सियर पाथवे और एंटीगोनस परिवार के बीच के रिश्ते का भी एक फैक्टर है, इससे आखिरकार परेशानी हो सकती है। लेकिन कैप्टन ने भी हर तरह की परिस्थितियों का अनुभव किया है और वो एक अनुभवी और समझदार इंसान है। एक बार जब वो एक्टिंग मेथड को समझ जाएंगे तो वो निश्चित रूप से ध्यान देंगे कि चर्च संबंधित जानकारी छुपा रहा है। वो जान जाएंगे कि उन्हें क्या कहना चाहिए और क्या नहीं। क्लाइन के मन में बहुत से जटिल विचार थे, लेकिन उसने जल्दी ही एक फैसला लिया और एक प्लान बनाया। अगर कैप्टन अभी भी एक्टिंग मेथड को समझने या चर्च द्वारा कवर अप को महसूस करने में असमर्थ है, तो मैं स्पेशल एप्लीकेशन जमा करने से पहले उसे सीधे बता दूंगा। हाँ, मैं पहले उसकी जांच करूंगा और निर्धारित करूंगा कि वो क्या जानता है। डन ने क्लाइन का विवरण शांति से सुना। उसकी ग्रे आंखें और भी गहरी हो गईं। वो लगभग 20 सेकंड तक चुप रहा और अपनी कनपटियों को मसलता रहा। फिर उसने अपना पाइप उठाया और एक सूंघा। उसे सूंघने के बाद उसने एक माचिस की डिबिया निकाली, जैसे कि वो नाइट हॉक्स के नियम भूल गया हो। सफेद धुआं हवा में उठा जब डन ने अपनी आंखें बंद की, जैसे कि वो तंबाकू की गंध का आनंद ले रहा हो। थोड़ी देर बाद उसने अपनी आंखें खोली और क्लाइन पर मुस्कुराया। माफ करना, मैं भूल गया था कि तुम स्मोक नहीं करते। स्मोकिंग सेहत के लिए हानिकारक है, क्लाइन ने पूरी गंभीरता से जवाब दिया। डन ने अपने हाथ में पाइप लिए सोचा, लगता है मुझे भी कुछ समझ आया है। नैप्टन, आपको कुछ समझ नहीं आया, बस मेरे सपनों में ज्यादा मत भटकना। क्लाइन ने कुछ नहीं कहा और उसके बजाय एक दोस्ताना मुस्कान दी। शायद बहुत जल्द ही तुम मुझे स्पेशल एप्लीकेशन जमा कर दोगे, डन ने क्लाइन से आधा मजाक में कहा जब उसने पुदीना और तंबाकू का एक गहरा कश लिया। क्या मैं इसे कल जमा कर सकता हूँ? क्लाइन ने दिल ही दिल में जवाब दिया। उसने अपनी पॉकेट वॉच निकाली और टाइम देखा। कैप्टन, मुझे ओ'नील के पास जाना है। आज की मिस्टिसिज्म की क्लासेस जल्द ही शुरू होने वाली हैं। ठीक है। डन ने क्लाइन को जाते हुए देखा। उसका पाइप अभी भी उसके हाथ में था। कैप्टन के ऑफिस का दरवाजा बंद करने के बाद क्लाइन खुश होकर बेसमेंट की तरफ जाने वाली सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। उसने क्लर्क के ऑफिस से गुजरते वक्त दो अजनबी, एक पुरुष और एक महिला दे क्लर्क्स। क्लाइन के मन में विचार आया। फिर उसने दिल ही दिल में जोड़ा, 2 दिन और मैं निश्चित रूप से इस हफ्ते के अंदर मैं अपनी एप्लीकेशन कैप्टन को जमा कर दूंगा। फिर मैं कई जांचों से गुजरूंगा और एक सीक्वेंस हिट क्लाउन बन जाऊंगा। शांत भूमिगत मार्ग पर क्लाइन शस्त्रागार की तरफ मुड़ा और गार्ड रूम का दरवाजा धकेल कर खोला। तुम्हें क्या हुआ? क्लाइन को ओल्ड नील को देखकर एक झटका लगा। ओल्ड नील सुस्त लग रहा था। उसका चेहरा पीला था। वो लगातार उबासी ले रहा था और बोला, मुझे हाल ही में थोड़ा कब्ज हो गया है। मैंने कल रात ऐसे समस्याओं को हल करने वाला एक रिचुअलिस्टिक मैजिक ट्राई किया। आखिर में मैं पूरी रात ठीक से सो नहीं पाया। मुझे कई बार बाथरूम जाना पड़ा और आखिर में मैं लगभग टॉयलेट बोल पर ही सो गया था। खैर, कब की समस्या हल हो गई। क्लाइन लगभग हंस पड़ा, यह देखकर कि यह कोई गंभीर समस्या नहीं थी, लेकिन उसने खुद को कंट्रोल किया। उसने पूछा, क्या अब आप बेहतर महसूस कर रहे हैं? साथ ही उसकी चिंता ने उसे अपनी बाई दाढ़ को 2 बार टैप करने पर मजबूर किया। उसने ओल्ड नील की सेहत की ऑरा को देखने के लिए अपनी स्पिरिट विजन का इस्तेमाल किया। पाचन तंत्र के पीले और गुर्दे के नारंगी रंगों में कुछ अंधेरा और अशुद्धियां हैं, लेकिन यह कुछ ज्यादा गंभीर नहीं है और एक स्वीकार्य सीमा के अंदर है। क्लाइन ने चैन की सांस ली। मैं अब ठीक हूँ। मैंने फ्राई से डायरिया के लिए कुछ दवा। नील एक नशेड़ी की तरह उबासी ले रहा था। आज की सुपरनेचुरल लेसन के लिए सेल्फ स्टडी। वैसे भी बस 2 या 3 दिन का कंटेंट बचा है, ठीक है? क्लाइन ने विनम्रतागारता से जवाब दिया, मैं पढ़ाई वाली करने और ब्रेक रूम में आराम की मदद कर सकता हूँ। आराम? नील ने तुरंत अपनी पीठ सीधी की। ओ, मैं शस्त्रागार की लही जवाब दिया। उसकी आंखें चमक रही थीं जब उसने जवाब दिया, लड़के, तुम निश्चित रूप से फ्राई के बाद सबसे दयालु नाइट हॉक हो। मैं शस्त्रागार तुम्हारे हवाले करता हूँ। उसने अपने घुटनों पर रखा हुआ कुशन उठाया और एक तूफान की तरह से बाहर भाग गया। क्लाइन को वहां अकेला छोड़कर हक्का बक्का। ब्लैक थॉर्न सिक्योरिटी कंपनी ने सुबह एक एक्स्ट्रा मिशन स्वीकार किया। काम में एक अमीर व्यापारी को एक सौदे के लिए बंदरगाह तक ले जाना शामिल था। लेनर्ड और केनली ने इसे आसानी से पूरा किया। खुद के लिए कुछ एक्स्ट्रा पैसे कमाए, जिससे क्लाइन को बहुत जलन हुई। उसने अपना दिन गुजारा, मिस्टिसिज्म के बारे में सीखा, अपनी शूटिंग की प्रैक्टिस की और इंस्ट्रक्टर गवेन द्वारा परेशान किया गया, जो किसी चीज से उकसाया हुआ लग रहा था। हफ, क्लाइन सांस के लिए हाँफ रहा था। उसने काफी देर बाद शावर लेने और कपड़े बदलने की क्षमता फिर से हासिल की। उसने गवेन के घर से निकलने के भी मेहनत जारी रखी। उसने 200 एक गाड़ी पर खर्च किए और लाल चिमनी वाले दूसरे 10 घरों की जांच की। जब लाल का चिमनी वाला आखिरी घर के ओझल हो गया तो उसकी नजर से उन्हीं वाले घर था जिस लाल का चेहरा बहुत वक्त गविनेशन घर को मैंने अपने डिविनेशन में देखा था। वो हाल ही में किराएदार बदलने वाले घरों की लिस्ट में नहीं है। अगर ऐसा है तो यह मुश्किल हो गया है। पता नहीं मुझे लगभग 1600 घरों की जांच करने में कितना समय लगेगा। मैं इस तरह के काम के लिए कोई मदद नहीं मांग सकता। आखिरकार सिर्फ मुझे ही अपनी स्पिरिचुअलिटी से जानी पहचानी एहसास होगा जब मैं टारगेट को देखूंगा। हिम्मत मत हारो, हार मत मानो। मैं जब भी फ्री टाइम मिलेगा जांच जारी रखूंगा। मैं इसे 3 महीनों के अंदर
नहीं 2 महीनों में पूरा करने की कोशिश करूंगा। क्या पता टारगेट कल की जांच में ही मिल जाए और मैं वापस आकर मटेरियल को ऑर्गेनाइज करूंगा और सेक्टर्स की दूरी के अनुसार एक रूट प्लान करूंगा। क्लाइंट ने को प्रेरित किया, अपनी उदासी की भावनाओं को दूर भगाया। अब जब उसने एक फैसला कर लिया था, उसने ड्राइवर को डैफोडिल स्ट्रीट की तरफ मुड़ने का निर्देश देने की प्लानिंग की। लेकिन उसे अचानक एहसास हुआ कि वो मिस्टर अजिक के रहने की जगह के पास ही था। मिस्टर अजिक के छुट्टी पर जाने से पहले उन्होंने मुझे लिखकर बताया था कि वो इस हफ्ते कभी भी वापस आ जाएंगे, लेकिन उन्होंने सही तारीख नहीं बताई थी, जबकि यह रास्ते में ही है। मैं उनके लिए एक नोट छोड़ दूंगा। साथ ही मैंने यह गाड़ी 2 सोली में 1 घंटे के लिए रेंट पर ली है और वैसे भी समय लगभग खत्म हो गया है। मैं बस मिस्टर अजिक के घर पर रुकूंगा, फिर एक पब्लिक कैरिज से वापस चला जाऊंगा। क्लाइंट ने जल्दी से एक फैसला किया। 4 मिनट बाद वो गाड़ी से उतरा और मिस्टर अजिक के घर के बाहर पहुंचा। यहाँ के घर साफ तौर पर डैफोडिल स्ट्रीट के घरों से बेहतर क्वालिटी के थे, लेकिन हावे स्ट्रीट के घरों जितने अच्छे नहीं थे। घर के सामने घास का एक पैच था और पीछे एक छोटा सा बगीचा था। डिंग डिंग डिंग, क्लाइंट ने दरवाजे के बाहर की रस्सी खींची और घर के अंदर की घंटी बजाई। कुछ पल उसने अंदर से कदमों की आवाज सुनी, फिर दरवाजा खुल गया। अजिक के सौम्य चेहरे के फीचर और कांस्य जैसी स्किन क्लाइंट के सामने आ गई। जबकि वो घर पर था, उसने सिर्फ एक सादी सफेद शर्ट, एक भूरी वेस्ट और मैचिंग पैंट्स पहने हुए थे। क्लाइंट, मैं बस तुम्हें लिखने ही वाला था, अजिक ने उत्साह से ग्रीट किया। मैं बस कल रात ही घर पहुंचा हूं। क्लाइंट ने अजिक के दाएं कान के पास के छोटे से तिल पर देखा। मिस्टर अजिक, मुझे आपके गेचमिश्ते का एक सुराग मिला है। सच में? अजिक तुरंत उत्साहित हो में जो उदासी थी वो धुंधली हो गई। अंदर चल कर बात करते हैं। क्लाइंट ने आसपास देखा। अजिक ने जल्दी से सर हिलाया। वो एक तरफ हो गया और क्लाइंट को अंदर आने दिया। क्लाइंट ने अपने शब्दों को व्यवस्थित किया। मुझे हाल ही में एक मिशन मिला और लमुड टाउन में एक रेत से निपटना पललमुड। अजिक ने धीरे से शब्द दोहराया। उसकी भौहें सिकुड़ गईं। क्लाइंट ने उसके एक्सप्रेशन को देखा और अपनी आवाज धीमी कर दी। रेत से निपटने के प्रोसेस में हमने कुछ ढूंढा और इसलिए टाउन के अंदर एक जांच की। टाउन का एक निवासी पहले बैरन लमुड का एक पोर्ट्रेट रखता था, जिसे उसने मुझे बेचने की कोशिश की। मैंने क्यूरियोसिटी के कारण पोर्ट्रेट देखने के लिए कहा और पाया कि उस व्यक्ति के चेहरे के फीचर आपके जैसे थे। बालों के अलावा उसके पास भी कान के पास वही तिल था, वही स्थान, वही आकार। मेरी पूछताछ के तहत उस आदमी ने मुझे बताया कि पोर्ट्रेट लगभग 40 साल पुराना था, लेकिन पोर्ट्रेट में जो व्यक्ति था वो निश्चित रूप से छोड़े हुए किले से आया था। यह किले से खुदाई किए गए प्राचीन पोर्ट्रेट की एक प्रकृति थी। आपको पता होना चाहिए कि हम जैसे अनोखी क्षमताओं वाले लोग कम या ज्यादा बता सकते हैं कि कोई झूठ बोल रहा है या नहीं। इससे मुझे पता चला कि वो आत बांधे को जिक अपने आगे झुका जब वो क्लाइंट देर चुप रहा। 5 मिनट बाद उसने आदमी झूठ नहीं बोलना ही। उसने सांस छोड़ी। आपके विवरण ने मुझे कुछ याद नहीं दिलाया। शायद मुझे खुद छोड़े हुए किले का दौरा करना चाहिए। क्या आप मुझे वहां ले जा सकते हैं? यह मेरा सौभाग्य होगा, क्लाइंट ने जवाब दिया। लेकिन मुझे पहले घर जाना होगा। मैं नहीं चाहता कि मेरे भाई बहन चिंता करें। कोई प्रॉब्लम नहीं। अजिक उठ खड़ा हुआ। 2 डैफोडिल स्ट्रीट। क्लाइंट ने अजिक को सर हिलाकर इशारा किया और तेजी से अपने घर के दरवाजे तक गया। चाबियां निकाली और दरवाजा खोला। मेलिसा पहले से ही घर पर थी, इसलिए उसने दरवाजे के लॉक की आवाज सुनी और जल्दी से किचन से बाहर निकलकर लिविंग रूम में आई। क्लाइंट को देखकर उसने खुशी से चमकती आंखों से कहा, मैं ग्रोसरी ले आई। चिकन, आलू, प्याज, मछली, शलगम और मटर हैं। मैंने एक छोटा सा शहद का जार भी खरीदा है। सिस, क्या तुम भी कभी भी लग्जरी की आदत डाल रही हो? क्लाइंट हंसा। आज रात डिनर तुम्हें तैयार करना होगा। मुझे काउंट मत करना क्योंकि मैं टाउन से बाहर जाऊंगा। हो सकता है सुबह तक न लौटूं। हाँ, मैं खोई यूनिवर्सिटी के हिस्ट्री डिपार्टमेंट के टीचर मिस्टर अजिक के लिए एक काम कर रहा हूँ। बोलते हुए वो एक तरफ मुड़ा और बाहर इंतजार कर रही गाड़ी की तरफ इशारा किया। मेलिसा के होंठ 2 बार खुले और बंद हुए, फिर उसने उन्हें सिकोड़ लिया और कहा, ठीक है। क्लाइंट ने अपनी बहन को विदा किया और चला गया। वो अजिक द्वारा किराए पर ली गई गाड़ी में बैठा और 2 घंटे 40 का सफ़र करके लमुड टाउन पहुंचा। उस वक्त लगभग 9 बज चुके थे। आसमान अंधेरा था और वो सिर्फ लाल चांदनी और बादलों से छनकर आती टिमटिमाती तारों की रोशनी पर ही निर्भर थे, उन इलाकों को रोशन करने के लिए जहां स्ट्रीट लैंप्स नहीं थे। ड्राइवर को टाउन में इंतजार करने का निर्देश देने के बाद क्लाइजिक को पुराने छोड़े हुए किले की तरफ ले गया। चलते चलते उसने महसूस किया कि अजिक तेजी से चल रहा था, यहां तक कि उसे आगे रहने के लिए थोड़ा दौड़ना पड़ रहा था। आखिर में अजिक ही रास्ता दिखा रहा था। क्लाइंट शुरू में कुछ कहना चाहा था, लेकिन उसने अजिक के गंभीर चेहरे और कसकर बंद होंठों को देखकर चतुराई से अपनी बात निगल ली। इस रफ्तार से वो जल्दी ही पुराने किले में पहुंच गए। किला जो लगभग एक खंडहर था, चारों दिशाओं में फैला हुआ, जबकि उसकी चोटी सुनसान, जंगली, डरावनी और अंधेरी लग रही थी। अजिक ने पुराने किले को देखा और एकदम धीरे ले वो वहां रुक गया और उसकी नजर गहरी लेकिन खोई हुई लग रही थी, जैसे कि वो सपनों और हकीकत के बीच मंडरा रहा हो। अचानक वो दर्द से करा उठा, अपना हाथ उठाकर अपनी माथे को दबाने लगा, जबकि उसके मसल्स दर्द से अजीब हो गए थे। मिस्टर, आप ठीक हैं?
क्लाइंट ने सावधानी से पूछा और अपनी स्पिरिट ने एक्टिवेट की। जब वो किराए की गाड़ी में थे, डैफोडिल स्ट्रीट से लमुट टाउन जाते हो, उसने एक सिक्का उछाल कर एक छोटा सा डिविनेशन किया था कि उनके सफर में कोई खतरा होगा या नहीं। लेकिन उसे विश्वास था कि डिविनेशन सर्वशक्तिमान नहीं होता, और उसने किसी भी गलतफहमी से बचने के लिए अपनी सुरक्षा बनाए रखी। प्लस अजिक काफी रहस्यमयी था। कोई उसके अतीत के बारे में नहीं जानता था, और यह अनिश्चित था कि अगर वो अपने अतीत से जुड़ी किसी घटना से उकसाया जाए तो वो कैसे प्रतिक्रिया देगा। सावधानी और चिंता पूरे सफर में क्लाइंट के साथ रही। अजिक ने तुरंत जवाब नहीं दिया, लेकिन दर्द भरे चेहरे के साथ 2 कदम और आगे बढ़ाया। उसने अपना हाथ जो माथे पर था ढीला किया। फिर उसने एक सपने जैसी आवाज में आगे इशारा किया। मैंने यह पुराना किला अपने सपने में देखा है। एक तब यह अभी भी पूरा था, औज़बारी दीवार और एक ऊंची चोटी के साथ। मुझे याद है कि वहां एक अस्तबल था, कुआं, और वहां एक बैरक्स था। वहां एक बगीचा था जिसका इस्तेमाल आलू और शकरकंद उगाने के लिए होता था। मुझे याद है कि वहां एक ट्रेनिंग फील्ड था। मेरा बच्चा, वो एक लड़का था। वो सिर्फ 7 या 8 साल का था, लेकिन उसे अपने से लंबी एक चौड़ी तलवार खींचकर दौड़ना पसंद था। उसने कहा था कि जब वो बड़ा होगा तो वो एक नाइट बनना चाहता है। मेरी पत्नी हमेशा इस बात की शिकायत करती थी कि किले में बहुत अंधेरा रहता है। उसे धूप पसंद थी, गर्मी। क्लाइंट ने उसके एनर्जी फील्ड के रंग को देखा, और जो आदमी ने कहा उससे उसके रोंगटे खड़े हो गए। वो थोड़ा भावुक भी, जैसे कि वो खुद एक पैरानॉर्मल कहानी का अनुभव कर रहा हो। पुराना किला सच में मिस्टर अजिक से जुड़ा हुआ है? क्या वो सच में पहली पीढ़ी का बैरन लमुड़ हो सकता है, एक ट्रांसेंडेंटल प्राणी जो 1400 साल से जिंदा है? क्या वो इंसान है या एक बुरी आत्मा? नहीं हो सकता। दिन के उजाले में ऐसी कोई बुरी आत्मा नहीं घूमती और नाइट हॉक्स के साथ उलझती। क्लाइंट अपने विचारों को रोक नहीं सका और उन्हें आपस में टकराने दिया ताकि और भी विचार पैदा हो सकें। तभी अजिक ने बड़बड़ाना बंद कर दिया और बड़े कदमों से मुख्य द्वार से अंदर चला गया। वो बिना क्लाइंट के मार्गदर्शन के किले के अंदर तक चला गया। उसने छुपे हुए गियर को जानी पहचानी अंदाज से ढूंढा और गुप्त द्वार खोलकर बेसमेंट में घुस गया, अपनी छड़ी को कसकर पकड़े हुए। क्लाइंट अजिक के पीछे चला। वो सीढ़ियों से नीचे उतरे और उस जगह पर वापस आ गए जहां एक कॉफिन था। पिछली बार के विपरीत कॉफिन बंद था और वो गर्म और शुद्ध एहसास चला गया था। कॉफिन बंद है, फ्राई ने किया होगा। यह एक कॉप्स कलेक्टर के तौर पर उसका काम का अनुशासन है। क्लाइंट ने सोचते हुए सर हिलाया और अपनी स्पिरिट विजन से दुविधा में पड़े अजिक को कॉफिन के सामने जाते देखा। अजिक ने अपने हाथ बढ़ाए और कॉफिन के ढक्कन को तब तक ढकिया तक एक दरार न बन गई। उसने बिना खोपड़ी वाले स्केलेटन को लंबे समय तक देखा और वो अचानक दर्द और दुख से रो पड़ा। अजिक भारी कदमों से पीछे लुढ़क गया। वो लड़खड़ाया और दीवार से जा टकराया। इससे पहले कि क्लाइंट कुछ कर पाता, उसने अपने चेहरे को अपने हाथों से ढक लिया और वहां निराश बैठा रहा। आसपास अचानक अभी अंधेरा हो गया। क्लाइंट ने अपनी रफ्तार तेज की और अपने हाथ बढ़ाए, लेकिन उसने उन्हें फिर से पीछे खींच लिया। उस आदमी को परेशान करने की हिम्मत नहीं हुई। तभी उसकी आत्मिक अनुभूति ने उसे बताया कि वर्तमान मिस्टर अजिक बहुत डरावना था, इतना डरावना कि बेसमेंट और भी उदास और भयानक हो गया। क्लाइंट धीरे धीरे सीढ़ियों के पास चला गया। उसे मिस्टर अजिक के चरित्र पर भरोसा था, लेकिन उसे डर था कि वो आदमी कंट्रोल खो देगा। ऐसी बेचैनी वाली स्थिति में उसने कुछ मिनट और इंतजार किया। फिर आखिरकार उसने अजिक को अपने हाथ नीचे करते हुए और धीरे धीरे खड़ा होते हुए देखा। मिस्टर अजिक बदल गए लगते हैं, यह मेरी आत्मिक अनुभूति मुझे बता रही है, लेकिन मेरी स्पिरिट विजन में उसके ऑरा के रंगों में साफ बदलाव में उसकी भावनाएं पल्ले की तरह निराश, उदास और दर्द भरी हैं। क्लाइंट ने जल्दी से एक निष्कर्ष निकाला और महसूस किया कि अजिक और भी उदास और प्रभावशाली हो गया था। अब मुझे कुछ याद आया, लेकिन वो बहुत मामूली है, अजिक ने एक भावनाहीन आवाज में कहा। फिर उसने आसपास देखा और कहा, मैं उस शक्ति को महसूस कर सकता हूं जिसने तुम्हारी किस्मत को असंगत बना दिया। क्लाइंट हैरान रह गया। खुशी से हैरान होकर उसने जवाब में पूछा, क्या आप सोर्स का पता लगा सकते हैं? पर्दे के पीछे वाला इंसान जो लाल चिमनी वाले घर में रहता था, उसने चुपके से संयोग पैदा किए और लमुड के पुराने किले में काले आर्मर वाले नाइट का सिर लेने आया था। वो क्या करने की कोशिश कर रहा है? उसका असली इरादा क्या है? बहुत समय हो गया है, लेकिन मैं कोशिश करना चाहूंगा। अजिक की गहरी आवाज में एक ज्वालामुखी था जो फटने के करीब था। कैसे? क्लाइंट ने क्यूरियोसिटी से पूछा। अजिक कॉफिन के सामने गया और उसके अंदर के स्केलेटन को देखा। उसने मेरे बच्चे की खोपड़ी ले ली। मैं उसे खून के रिश्ते से ढूंढना चाहता हूँ। आपका बच्चा? मिस्टर अजिक, क्या आप निश्चित हैं कि काले आर्मर वाला नाइट आपका बच्चा है? तो बस एक पुरानी चीज है। इतने लंबे समय के बाद आप सच में अपनी याददाश्त खो बैठे हैं? इतनी लंबी उम्र पाने के लिए ये कीमत चुकानी पड़ती है। क्लाइंट ने एक शांत सांस ली, एक लेजेंडरी प्राणी के साथ इंटरेक्ट करने के अजीब एहसास को महसूस करते हुए। फिर अजिक ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और अचानक अपने अंगूठे से अपनी इंडेक्स उंगली काट ली। ताजे लाल खून की एक बूंद सफेद स्केले की जगह गिरी। यह जल्दी से स्केलेटन में समा गई और पूरा स्केलेटन अचानक खून लाल हो गया। वाह! क्लाइंट ने अचानक एक बच्चे के रोने की आवाज सुनी और महसूस किया कि कोई उसे पीछे से घूर रहा है। उसने अपनी रिवॉल्वर निकाली और अपने पीछे निशाना लगाया, फिर धीरे धीरे मुड़ा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। उसके पीछे कुछ भी नहीं था, यहां तक कि जमीन से जुड़ने वाली सीढ़ियां भी गायब हो गई थीं। वाह! एक बच्चे के रोने की आवाज क्लाइंट के कानों में घुस गई।
और जब उसने फिर से कॉफिन की तरफ देखा तो वो हैरान रह गया कि घने काले कोहरे के बीच बहुत से बेआकार और टेढ़े मेढ़े चेहरे उठ रहे थे। फिर उन्होंने एक अजीब दरवाजा बनाया, क्रीक। धार्मिक दरवाजा खुला और पीले सफेद हाथ तिबादिक बाहर निकले, लेकिन वो अजिक के सामने काले कोहरे में गायब हो गए। दरवाजा खुलने की दरार से क्लाइन ने एक सफेद खोपड़ी देखी। इसे एक भूरे पेड़ के नीचे फेंक दिया गया था और तत्वों के कारण पाउडर बन गया था। क्रीक। असंख्य पीले सफेद हाथ अचानक बंद हुए दरवाजे से कट गए और जमीन पर गिर गए। फिर क्लाइन ने एक लंबी सुनी, मिस्टर अजिक की भारी आहें। एक ऐसी आहें जिसके पीछे एक समृद्ध इतिहास लग रहा था। आहें के साथ काला कोहरा छंट गया और एक बच्चे के रोने की आवाज बंद हो गई। सब कुछ अपनी असली स्थिति में लौट आया, सिवाय बढ़ी हुई ठंड के। क्लाइन ने अपने कमकत दांतों को भींच लिया और कॉफिन में देखा। उसने देखा कि लाल स्केलेटन अपने असली क्रिस्टल क्लियर सफेद रंग में लौट आया करना। मैं उसे ढूंढ नहीं का था, अजिक ने गहरी आवाज में कहा। उसकी पीठ क्लाइन की तरफ थी। साथ ही उसने कॉफिन बंद कर दिया। यह कोई हैरानी की बात नहीं है कि हम उसे ढूंढ नहीं पाए। अगर हम ढूंढ पाते यह हैरानी की बात होती। क्लाइन ने उसे सांत्वना दी। वैसे भी मैं इस मामले में कई बार निराश हो चुका हूं, उसने अपने दिल में जोड़ा। अजिक ने अपने सामने कॉफिन पे एक और नजर डाली। वो धीरे धीरे मुड़ा और कहा, मैं जांच जारी रखूंगा और उम्मीद करता हूं कि मुझे आपकी सहायता मिलेगी। कोई प्रॉब्लम ही, यही तो मैं करना चाहता था। क्लाइन ने अजिक को लाल चिमनी के बारे में बताने की अपनी इच्छा को रोका, क्योंकि इसके बारे में बात करना बेकार था। वो सिर्फ अपने टारगेट को कंफर्म करने के लिए खुद पर ही निर्भर था। लेकिन इससे उसकी एक बड़ी समस्या हल हो गई, जो यह थी कि लाल चिमनी वाला घर ढूंढने के बाद उसे नाइटॉक्स को कैसे शामिल करना चाहिए। उसे विश्वास नहीं था कि वो अकेले ऐसे रहस्यमयी और डरावने पपेट को खत्म कर सकता है। अब वो मिस्टर अजिक से मदद मांग सकता था। अजिक ने अपना मुंह खोला, लेकिन आखिर में कुछ नहीं कहा। उसने सिर्फ आहें भरी और चुपचाप सीढ़ियों की तरफ चल पड़ा। बेसमेंट छोड़ने और गुप्त दरवाजा बंद करने के बाद वो दोनों घास फूस और कांटों से भरी सड़क पर चले। दोनों में से कोई नहीं बोला जब वो छोड़े हुए पुराने किले से वापस चल रहे थे। अंधेरी रात में अजिक ने अचानक कहा, जब तक यह मामला हल नहीं हो जाता, मैं अपनी नौकरी छोड़ दूंगा और टिंगेन छोड़ दूंगा अपने खोए हुए अतीत को ढूंढने के लिए। मिस्टर अजिक, क्या आपको पता चला कि आपके साथ क्या हुआ था? क्लाइन ने अपनी क्यूरियोसिटी को छुपाने में असमर्थ रहते हुए पूछा।